अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज हफ्ते का पहला दिन और आपका मेज़बान साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है। जब हफ्ते का पहला दिन होता है तो यकीनी तौर पर आपके बहुत सारे अहदाफ का, आपके बहुत सारी प्लानिंग्स का, आपके आने वाले टारगेट्स का भी वो पहला दिन होता है। और आज हम सुबह इसी हवाले से बात करेंगे कि हमारी किसी भी हफ्ते के हवाले से या किसी भी नई जर्नी के हवाले से जो मनसूबाबंदी होती है वो किस तरीके की होनी चाहिए। देखिए, एक इंसानी फितरत है कि जब भी इंसान अपने अहदाफ को, अपनी तमन्नाओं को, अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल करता है, उसकी तकमील करता है, तो बड़ा कल्बी सुकून महसूस करता है, बड़ा सेटिस्फाइड होता है कि जनाब ठीक है, मैंने अपने टारगेट्स जो हैं वो अचीव कर लिए हैं। मगर ये सब कुछ ऐसा मुमकिन नहीं होता। ये सब कुछ तभी मुमकिन होता है जनाब जब आपका जो गोल है, जिस टारगेट की तरफ आप बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ते हुए जो आपकी जर्नी है, जो आपका रास्ता है, वो बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ होना चाहिए। आपको ये वाज़े हो कि आपको ये अपना हदफ जो है वो कैसे हासिल करना है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। और मनसूबाबंदी, जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि ये लफ्ज़ तो बड़ा छोटा सा है, मगर जब आप इसको अपनाते हैं और इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो हमने बड़ी तादाद देखी है ऐसी लोगों की जो बड़े इनिशियल फेज़ पर ही थोड़ा सा थक जाते हैं, थोड़ा बेजारी उनके अंदर आ जाती है और उसकी वजह यह है कि वो उस पर यकसानियत से काम नहीं कर पा रहे होते, इसलिए फिर वो अपनी मनसूबाबंदी को अधूरा छोड़ देते हैं और फिर चलते चले जाते हैं ब्लाइंड एक रास्ते पर। और यकीनी तौर पे जब आप ऐसे चल रहे होते हैं तो फिर आपको आपके टारगेट्स कंप्लीट होते हुए नज़र नहीं आ रहे होते हैं। वो कब कंप्लीट होंगे, कैसे कंप्लीट होंगे, इसका कोई आइडिया नहीं होता। लिहाजा ज़रूरी यह है कि हम अपने किसी भी टारगेट को हासिल करने के लिए अपने जो रास्ते हैं, अपना जो ट्रैक है, उसको वाज़े रखें, अपने तरीक़ों का इंतखाब करें और जनाब आली फिर एक मौसर मनसूबाबंदी के साथ, पूरी तवानाई, दयानतदारी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, जैसे मैं आपको इस वक्त सुबह सुबह एनर्जी दिखा रहा हूँ ना, उसके साथ ही आपने उस ट्रैक पर आगे बढ़ते चले जाना है। सवाल आते हैं जब इंसान अपने बारे में सोच रहा होता है, अपने गिरबान में झांक रहा होता है और देख रहा होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे कौन से काम नहीं हो रहे, मैं कौन से टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहा होता हूँ, तो उसके जहन में सवालात जन्म लेते हैं। और सवालात का जन्म लेना ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। जब आपके जहन में कोई सवाल जन्म लेगा तो यकीनी तौर पे उसका जवाब भी तभी जो है वो आप हासिल कर सकेंगे। अहदाफ की तकमील अधूरी क्यों रह जाती है? इसमें वही बात अगेन जो हमने आपको बताई कि जनाब आपने एक मनसूबाबंदी तो कर ली कि ठीक है, मैंने आने वाले साल 2026 में, 27 में ये टारगेट्स अचीव करने हैं और ऐसे ऐसे करने हैं, मगर उन टारगेट्स को अचीव करते हुए आप एक और चीज़ का भी शिकार हो जाते हैं और वो होता है आपके कामों का बर्डन। अगर आप अपने काम को एंजॉय करके करेंगे, उस काम को एक सुकून, ज़हनी सुकून के साथ करेंगे तो यकीनी तौर पर वो बेहतर होगा। आपकी जो काम करने की सलाहियत है, जैसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, उसमें भी निखार आएगा और आप अच्छे तरीके से काम कर सकें। मगर जब आप बहुत, देखिए काम तो बहुत है ना, आप आज अपनी एक लिस्ट बनाने बैठे तो जनाब पॉइंटर्स आप बनाते रहेंगे और वो पॉइंट्स शायद रुकेंगे नहीं, दिन ख़त्म हो जाएगा। और आप जब इतने सारे कामों को बर्डनाइज कर लेंगे, अपने ऊपर हावी कर लेंगे, तो फिर आपकी जो सलाहियत है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो जाएगी। उम्मीद हम यही करते हैं कि लोग जब भी अपना कोई भी टारगेट बनाएं तो फिर जहां अपने रास्ते का सही इंतखाब करें, वहां अपनी जिस्मानी और जहनी सलाहियत को भी वाज़े तौर पर और बेहतर तौर पर इस्तेमाल करें ताकि आप अपना 100% दे सकें। जब आप अपना 100% देंगे तो फिर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी यही है कि जनाब वो आपको मोर देन 100% उसके रिवॉर्ड में देता है और यही सब कुछ होता है। उम्मीद करते हैं, दुआ है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स, जितने भी नाजरीन इस वक्त शो देख रहे हैं, और लाजमी बात है हर शख्स अपना कोई ना कोई टारगेट बना के चल रहा होता है, तो फिर वो भी उनमें कामयाबी हासिल करेगा। अच्छा चलें, बहुत सारी बातें हम आगे भी करेंगे, मगर कुछ बात कर लेते हैं जनाब। जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं उसके हवाले से हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं, अपने दिन का आगाज़ करते हैं। ख़बर पहली मेरे सामने है कि जनाब बल्दिया उज़्मा कराची शहर से गैर कानूनी पार्किंग के ख़ात्मे के लिए मुतहरिक हो गई है और ये ख़बरें हम बारहा सुनते रहते हैं।
अच्छी पॉजिटिव खबर है। अगर मुतहरिक हो गई है तो हम चाहते हैं उसके रिजल्ट्स भी आएँ ताकि कराची के जो रोड्स हैं वो थोड़े से हमें क्लियर नज़र आए। रोशनियों का शहर है कराची, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अल्लाह ताला इसको रोशनियों का शहर ही बनाए रखे। मगर यहाँ बिजली की जो आँख मचोली है, वो बिजली जो रोशनियों का सबब बनती है, वो आज भी जारी है। हम इस पर भी बात करेंगे। शहर से गैर कानूनी पार्किंग के ख़ात्मे के बारे में भी बात करेंगे। 3 रोज़ के लिए, अब ये कराची वाले ज़रा ये ख़बर सुन लें, 3 रोज़ के लिए 200 MGD पानी की सप्लाई बंद रहेगी। हाय रे पानी, कराची वालों को वैसे ही पानी की बड़ी किल्लत है। कोई ख़रीद के पी रहा है, कोई बोर करा के पी रहा है, कोई टैंकर डलवा रहा है, कोई पड़ोसी से ले रहा है, कोई पाइप लगा रहा है। मगर जब 3 दिन कहीं पर भी पानी नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, वो भी देखना है। और ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। और इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स मौजूद हैं। मिराज अख्तर साहब मौजूद हैं, अशरफ खान साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि भाई ये हो क्या रहा है। अच्छा मिराज भाई, मैंने जो सबसे पहले ख़बर पढ़ी है कि शहर से गैर कानूनी पार्किंग के ख़ात्मे के लिए बल्दिया उस्मा कराची जो है वो मुतहरिक हो गई है। खबर आपने भी पहले कई बार सुनी है, मैंने भी कई बार पढ़ी है। अच्छा, बल्दिया उस्मा कराची तो मुतहरिक हो गई है, मगर पार्किंग ख़त्म करने के लिए तो हमें मुख्तलिफ इदारों की कॉरेस्पॉन्डेंट चाहिए होती है ना। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस भी चाहिए, पुलिस का भी किरदार है, बल्दिया उस्मा कराची का भी किरदार है। तो इस खबर के बारे में ज़रा बताएं हमें, क्या होने जा रहा है। देखें जी, बात यह है साबरी साहब कि मुतहरिक होना क्या होता है जी, ठीक है ना। देखिए, मेरा जो काम है वो मैंने करना है, ऐसा है। अब मैं क्या मुतहरिक रहना है ना मुझे। मैं मतलब बरसों बाद या महीनों बाद अचानक क्यों मुतहरिक होता हूँ, उसका मतलब है कि मैं थोड़ा सा गड़बड़ है मुझ में, पहले गफलत थी जी। हाँ। तो KMC का मामला यह है कि इस वक्त सूरत हाल जो पार्किंग्स की है पूरे शहर में, आज से नहीं, हम बरसों से देख रहे हैं। पार्किंग एक बाकायदा एक माफिया की सूरत अख्तियार कर गया, पार्किंग माफिया, ठीक है ना। अच्छा, जो लीगल पार्किंग्स हैं, ठीक है, वो तो नीलामी के ज़रिए या कुछ पैसे ले दे के जो है मामलात होके मिल जाती हैं। अच्छा, उसमें भी हम ये देखते हैं कि डबल पार्किंग के इश्यूज़ आते हैं और दीगर मामलात आते हैं। लेकिन इसके अलावा शहर में जितनी पार्किंग्स लीगल हैं उससे 2 गुना ज़्यादा इलीगल पार्किंग्स हैं इस शहर में, ठीक है ना। उन इलीगल पार्किंग्स में अब आप ख़ासतौर पर सदर का इलाका ले लें, बेहतरीन इलाका है, कारोबारी इलाका है, सिंध हाई कोर्ट सामने, बाकी FIA का दफ्तर, सिर्फ मतलब इस रोड की हम बात कहीं भी चले जाए आप, अगर हम खाली उस रोड की ही बात कर ऐसा ही है, तो आप वहाँ पर बगैर किसी को पैसे दिए, मतलब वहाँ पर जो है KMC की पार्किंग वगैरह नहीं है, ठीक है। माफिया काम करता है। आपकी गाड़ी अगर आपने पैसे देने से आनाकानी की तो आप जहाँ भी जाएंगे काम से अपनी गाड़ी छोड़ के, तो आपकी गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। ये थोड़ा सा समझाएं साहब, ये कैसे होता है? इसका सिस्टम यह है कि सदर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे माफियाज काम कर रहे हैं जिसमें कोई काकड़ ग्रुप, एक पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक भी बताया जाता है उनका। अच्छा। काकड़ साहब हैं कोई, तो उनका एक बहुत मजबूत नेटवर्क तजावुजात पे, मतलब पथारा माफिया पे भी और पार्किंग माफिया पे भी। तो वहाँ पार्किंग का मामला ये होता है कि आप कोई भी शख्स चाहे अगर उसके थोड़े से ताल्लुकात तो पार्किंग अपनी लगा सकता है। सही है, ठीक है ना। आप कोई भी एरिया अपना देख लें कि मैं यहाँ पे पार्किंग करूँगा, उसके बाद आप कुछ भी ना करें, आपको कोई इजाज़तनामा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इलाके के SHO या हेडमोटर से एक सेटिंग करेंगे, दूसरी ट्रैफिक पुलिस के सेक्शन से सेटिंग करेंगे, सही है, ठीक है। तीसरी इसी DMC और KMC का बंदा आपके पास आ जाएगा, वो भी आपसे नजराना लेके चले जाएगा, जो अब तक होता है भाई फैक्ट जो है। और आप पार्किंग चलाते रहें, दिन भर में आप जितना कमाते हैं कमाएं, उसके बाद उनका आपने जो भी रोज़ का या फिर हफ्ते का बांधा हुआ आप उनको देते जाएं। तो सदर में पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बैक साइड है या उसकी फ्रंट है, वहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि इस तरह की इलीगल पार्किंग ज़्यादा चल रही है। अच्छा, मैंने देखा है उस पे कुछ मोटर बाइक्स पे चौक से लिख के चले जाते हैं, तो वो क्या साइन होता है? क्या उन बाइक्स को उठाना होता है या नहीं उठाना होता है? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि पार्किंग पर जो खड़े हुए लोग होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि कैप पहन रखी होती है, उस पर KMC लिखा हुआ होता है, लेकिन वो बहरहाल तकरीबन जाली होती हैं, सही है। अब उनका जो रसीदें होती हैं वो भी तकरीबन जाली होती हैं, तो अक्सर मतलब ये रसीद देते ही नहीं। ज़रा ये तो बताएं, मोटरसाइकिल की लीगल पार्किंग फ़ी है क्या इस वक्त शहर कायद में? ठीक है, वैसे देखें उसकी पहले 10 रुपये फ़ीस थी, ठीक है, और अब बढ़ के जो है वो 20 रुपये हुई है, ठीक, और 50 रुपये तक भी वसूल किए जा रहे हैं, 40 से 50 रसीद भी होती है, 40 से 50 रुपये वसूल कर रहे हैं। रसीदें उन्होंने प्रिंट करवाई हुई हैं, कौन देखने जा रहा है, किसके पास इतना वक्त है? जो शहरी बेचारा सारा दिन अपने कारोबार काम धंधे के लिए बाहर निकला हुआ, तो उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो रसीद को लेके जाए कि भाई ये वाकई रसीद जाली है या नहीं है। तो इसी तरह मैंने आपको बताना कि शहर में तकरीबन जो है 60% जो पार्किंग्स हैं वो इलीगल चल रही हैं, और ये चौक से निशान लगा देते हैं,
कि भाई इनकी पेमेंट हो गई है या इनसे लेनी है। 2 किस्म के साइन होते हैं वो चौक से। अच्छा, जब आप पेमेंट करके जाते हैं तो उसका अलग साइन होता है, और जब आप पेमेंट करके नहीं जाते वापस आके करेंगे तो उसका अलग साइन होता है। अगर मैंने कहीं तकरार कर ली कि भाई आप इलीगल चार्ज कर रहे हैं और मैं तो पैसे नहीं दे रहा, तो बाइक खड़ी हो जाएगी मगर वो लिफ्ट भी हो जाएगी फिर बाद में? बिल्कुल लिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस इसमें पूरी तरह से मुलविस होती है और इनके कहने पर फौरी तौर पे आ जाती है, और उसके बाद फिर सारी सूरत हमारे और आपके सामने ही है। तो बात मुताबिक होने पर हुई थी, तो केएमसी और डीएमसी को एक तो पहले ये तय करना चाहिए कि किसकी पार्किंग है। अभी तो आजकल इन दोनों के झगड़े आपस में नहीं निपट रहे हैं। केएमसी कहती है हमारी है, तो डीएमसी कहते हैं हम भी पैसे लेंगे यहाँ से। अच्छा, ये मामलात भी चल रहे हैं, तो इसको क्लियर किया जाए। और शहर में जो लोग लाखों रुपए रोज़ाना की लूट मार है शहर में, जिसको हम ख़त्म कर सकते हैं इस तरह से कि भाई मिल के बैठ के एक चीज़ तय की जाए कि हाँ भाई ठीक है, अगर पार्किंग्स बढ़ गई हैं, पहले 80 थी और अब 200 हो गई हैं या 150 हो गई हैं, तो फिर ठीक है, उसको आप कानूनी दायरे में ले आएँ और ठीक है, उनसे आप सरकार पैसा भी ले ताकि कौमी खजाने को कोई फ़ायदा तो हो। अभी इस तरह तो देखिए ट्रैफिक पुलिस अच्छा, शहरी तो पैसा दे ही रहे हैं ना, शहरी तो दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस मज़े में है, केएमसी डीएमसी वाले मज़े में हैं, इलाका पुलिस मज़े में है। सिर्फ परेशान कौन है? वो शहरी जो बेचारा अपने काम रोजी रोजगार के लिए अस्पताल जाने के लिए, अब तो अस्पतालों के पास भी चार्ज पार्किंग लगा दी है, और वहाँ आप इमरजेंसी की सूरत में जाएंगे तो आपकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे। एक बंदा परेशानी में आया है मगर उसके बावजूद भी वो सिस्टम के अंदर ही उसने चलना है, यही सूरत। अच्छा, शहरी पैसे दे रहे हैं और कराची के शहरी बहुत सारी चीज़ों में पैसे दे रहे हैं। अशरफ खान साहब, कराची के शहरी अब महंगे गैस के बिलों में भी पैसे दे रहे हैं, और इस पर मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो हमें आवाज़ उठाते हुए तो नज़र आती हैं, मगर ये मामला है क्या कि अब बिजली के बाद गैस के बिल के लिए भी लोगों को बीसीआर डालनी पड़ेगी? नहीं, देखें, अब गैस के बिल का जो आया है, जैसे हमने रिपोर्ट भी किया, हमने ओगरा से पूछा, ये है कि गीज़र में एक होता है कॉनिकल बफल लगा हुआ होता है। गीज़र देखा होगा, उसके बीच में एक पाइप जा रहा होता है, तो गैस को सेव करने के लिए बफल लगाना है कॉनिकल। ओगरा ने डिसाइड किया था, ये 2022 में फ़ैसला हुआ था, और जो मुल्क भर में तमाम 2 कंपनीज़ हैं, SSGC, सुई नॉर्दर्न है, सुई सदर्न गैस है, उनको कहा था कि जो जो आपके कंज्यूमर हैं और उनके पास जहाँ जहाँ गीज़र हैं, उन सब को आप कॉनिकल बफल लगाने का बोलें, कि वो ताकि वो गैस की बचत भी हो, और साथ ही जो एक्स्ट्रा जो आपका गीज़र पे जो लोड आता है कि वो गैस प्रेशर कम हो जाता है, तो उसकी भी बचत हो। तो उन्होंने कहा कि जो मार्केट सर्वे करके आप उसकी प्राइस तय करें और उसके बाद हमें बताएं, फिर अप्रूवल होगी। अप्रूवल होने के बाद 12 एक साथ में, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक साथ नहीं, 12 एक साथ में, यानी 12 महीने में आप, जैसे 1000 रुपये का है तो 12 महीने में वो आप कस्टमर से लेंगे। मगर हुआ ये कि ये चीज़ें हुई, हमने ओगरा से भी कंफर्म किया, सुई गैस से भी पूछा, तो हमारे पास जो शिकायतें आई लोगों की, को एक साथ जो जैसे अपार्टमेंट्स में आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, तो गुलशन में, नॉर्थ इस्लामाबाद, इधर उधर जो इलाके हैं, वहाँ पे सुई सदन गैस ने बफल के साथ लगा के भेज दिया और एक पट्टी दे दी कि अपने गीज़र में लगा दें। अब वो बंदे को पता भी नहीं है, अब वो चार्जेस आ गए। हाँ, अब 2085 रुपये का रेट लगा दिया। फिर हमने उसकी पूरी रिपोर्टिंग की, मेरी टीम गई थी, फिर उस पर जाके देखा, जो मार्केट में वो कॉनिकल बफल इन्होंने नाम दिया है कि इतना मुश्किल कर दिया। एक पट्टी होती है और जो गीज़र में वो टेढ़ी मेढ़ी करके वो डाली हुई है, और उसको कहते हैं कॉनिकल बफल है वो। और उससे पूछा कितने का है, का बता रहा हूँ, जो गीज़र बनाते हैं जो, और वो कह रहे 200-250 रुपये की चीज़, और उसके 2000 समथिंग चार्ज किए हैं। अब यही हमने ओगरा से पूछा, वो अभी इस वक्त सुई सदन गैस भी हमसे वो कर रही है, हमने कहा आप चीज़ें दे दें, कह रहे हैं पेपरा से इन सब से अप्रूवल लिया है हमने। तो भाई एक चीज़ है, गीज़र कितने का है, उसके अंदर कॉनिकल बफल कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं है ना, एक पट्टी है जो उसके अंदर पाइप के अंदर डलती है। ये कौन सा बफल है, कौन सी पट्टी है, इस पर हम खान साहब बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जब वापस आएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग ये इन्होंने बताया, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात कर रहे थे अशरफ खान साहब से, और हमें बड़ा कुछ टेक्निकल एक बफल जो गीज़र में लगता है उसके हवाले से बता रहे थे। बड़ा मुश्किल सा नाम है और कराची वालों के लिए तो बड़ी नई चीज़ है। ये बफल क्या कोई बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी होती है? नहीं, एक पट्टी है। अच्छा। जो हमने दुकानदार से भी पूछा, मगर ये कि हमारे यहाँ हर चीज़ मुश्किल कर देते हैं। हमने कहा, हमने जो खबर दी है, दोबारा से मैं ऑन एयर यहाँ पे बोलूँ, हमने ये दिया कि ओगरा को हमने पूछा, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा कि जो भी आप प्राइस लेंगे वो हमसे डिटरमिन करेंगे, डिटरमिन करने के बाद जो भी प्राइस होगी 12 एक साथ में लेंगे। मगर आपने 1 महीने के बिल में लगा दिया। वो 12 एक साथ में जो आनी थी वो एक ही बिल में आ गई? एक बिल में आ गई, एक ही
दफ़ा में। सही है। तो ये आपने किसकी खिलाफ वर्जी की? ओगरा की। हमने ओगरा को अभी मैंने बैठे बैठे भी ओगरा को फिर मैंने लिखा है कि मुझे इसके ऊपर डिफाइन करेंगे, वो तो हमें ये कह रहे हैं। अब मसला ये है कि आप ये देखें इस वक्त आवाम परेशान है। स्वी सदर्न गैस के यहाँ पे अगर हम सिंध में देखें, पूरी सिंध की बात करूँ कि 32 लाख कंज्यूमर है, यानी 32 लाख गैस के मीटर हैं। अब 32 लाख में अब कराची में आप देखें हम अक्टूबर में हैं, 21 अक्टूबर आ गई है, कितनी सर्दी पड़ती है आपको भी पता है। और वो जो पड़ती है जब आएगी तो कितनी पड़ेगी उसमें जो गीज़र। अब ये है कि एक इससे पहले चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस। अगर आपके यहाँ गीज़र नहीं है तो आपका 400 रुपये चार्ज लगेगा। अगर गीज़र है और अगर आपने पिछले साल जो सर्दियों में 3 या 4 महीने चलाया है तो वो पूरे साल उसके 1000 रुपये फिक्स देने। एक ऐसा फार्मूला ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, वो उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। पहली एक बोझ है जो गैस की प्राइस थी, ये फिक्स चार्जेस की वजह से बढ़ गई, उसके ऊपर आप कॉनिकल चार्जेस लगा रहे हैं कि गीज़र में ये लगाएं। तो यानी कि अगर आप देखें, अगर आप मार्केट से भी लेते हैं, हमने क्या 200, 250, 300, 400, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। कोई वो टेक्नोलॉजी नहीं है ना, क्योंकि वो जो गीज़र के ऊपर लगाते हैं तो प्लास्टिक की या उसकी किसी और चीज़ की नहीं लगी, क्योंकि ये लोहे की होगी या एल्युमिनियम उसकी शीट की होगी, तो वो ताकि उसकी हीट को रोके। अब इसके ऊपर जो भी है, अब हमने तो प्राइस के ऊपर कहा ना, तो उन्होंने कहा कि ना ये सारे जो अप्रूवल लिए हैं पेपरा कंपनियों से लिए वो लिए। मेन ये है कि कोई ये बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रहा, लोकली है, उसके ऊपर बन रहा है। ये गीज़र वाला जब खुद बता रहा है कि मैं बनाता हूँ 200 रुपये का, आप मुझसे 200 रुपये का ले जाएं। हमने ये रिपोर्ट भी किया। फिर हमने जो स्वी सदर्न गैस के साबिक थे जो एम्प्लॉय, उन्होंने उनसे भी पूछा, क्योंकि वो लोग उनको पता होता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद हमने ओगरा से पूछा, अभी मैंने फिर ओगरा को भेजा। अब भाई सवाल ये है कि हमें ये नहीं है आप अच्छा है गैस की बचत करें, आप 50% या 60% गैस की बचत करें, लेकिन जो चीज़ लगा रहे हैं, जो कवानीन कह रहा है ओगरा का कि 12 एक साथ में, तो 12 एक साथ पे आपने लिया, वही खिलाफ वर्जी हो गई, पहले वहीं पे हो गई। अब बाकी जो प्राइस है वो सब तो सेकंड थॉट पे आ गया। अशरफ साहब, जब हम बचत की बात कर रहे हैं तो जो लोड शेडिंग हो रही है, एक शेड्यूल है कि जनाब इतने घंटे गैस आती है, इतने घंटे नहीं आती, वहाँ पर भी बचत हो रही है। हमने मान लिया बहरान है, किल्लत है, तो उस टाइम को बंद करके भी बचत हो रही है। अब मजीद ये भी बचत हो रही है, बिल फिर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमारे पास दरअसल किल्लत है कितनी, बुरहान है कितना गैस? देखिए, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा गैस निकलती कहाँ से? सिंध से। और यहाँ पे जो हमें मिल रही है गैस जो सिस्टम को, वो मिल रही है 750 MMCFD पूरे, जिसमें इंडस्ट्री भी है, घरेलू सार्फिन भी हैं, सब हैं। ठीक है। जो शॉर्टफॉल है वो 350, 250 ये रहता है। अब सर्दियाँ आ रही हैं, जब गीज़र चलेगा, अभी तो नहीं आई है सर्दी, जब गीज़र चलेगी शॉर्टफॉल 300 से ऊपर चली जाएगी। मगर अभी क्या है कि पूरे कराची के पूरे मुल्क भर में ही हो रहा है कि रात 9:30, 9 बजे से अलग अलग शेड्यूल है और सुबह 6 बजे तक गैस नहीं होती है। गीज़र कब चलाएंगे आप? सही बात है। जब गैस ही नहीं होगी तो ऑटोमेटिक। अब हमारे यहाँ तो ये तो वाहिद मुल्क है कि मैं अभी 3 बिल आए हुए हैं। एक बंदा है वो कराची से शिफ्ट हो गया, हमारी फील्ड से हैं, आप समझ जाएंगे कौन है, आपके साबिक उसके, यहाँ से लाहौर शिफ्ट हो गए जी। उनका अपार्टमेंट बंद है, पूरी फैमिली लाहौर में। मुझे हर महीने बिल आता है। आपको ऐसे काफ़ी लोग तंग करते हैं। ठीक है। अब ये है कि वो यहाँ नहीं है, इलेक्ट्रिक का मीटर जीरो, क्योंकि उन्होंने स्विच बंद किया हुआ है। गैस जब घर में कोई नहीं है, इलेक्ट्रिक यूज नहीं, गैस भी जीरो आ रहा है, बिल आ रहा है उनका। अब यानी कि आप गैस इस्तेमाल करो नहीं करो, गैस का बिल आ रहा है। तो वो मुझसे पूछ रहे, मैंने कहा भाई देखें इसमें मैं क्या करूँ। अब आपने बंद किया है तो अगर आप वो जान छोड़ा नहीं है तो मीटर निकलवा दें। अच्छा, आप अपने तमाम तर ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस और अपने तजर्बे की नज़र में मुझे ये बताएं कि सर्दियों में कराची की जो एक मिडिल क्लास फैमिली है जो 4 से 5 अफराद पर मुश्तमिल होती है, अंदाज़न क्या बिल आने वाला है उसका इन सर्दियों? भाई अगर देखें, अगर गीज़र हो तो, अगर ना हो तो। अगर गीज़र है तो 1000 रुपये फिक्स चार्जेस, फिर गैस के चार्जेस 600 रुपये, 1600 रुपये, इसके बाद बफल के चार्जेस ये जो लगेंगे, तो आप लगा लें कि एक महीने में। और उसके अलावा ये भी आ रहा है GSD, गैस सप्लाई डिपॉजिट। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि आपकी प्राइस आ रही है 1000 रुपये, महीने का बिल गैस का आ रहा है, गीज़र के साथ वाला 1000 रुपये, ठीक। और आपका गैस सप्लाई डिपॉजिट बिल के टॉप पे होता है GSD होता है। अगर वो आपका 2000 रुपये, तो क्या करेंगे, GSD आपसे डिपॉजिट के लेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट है गैस का। 1000 रुपये 6 महीने से मल्टीप्लाई करते हैं नियर अबाउट, तो 6000 सिक्योरिटी डिपॉजिट होना, वो 2-2000 करके लेते रहेंगे। ये भी एक बोझ है और पब्लिक जो है परेशान हो रही है गैस की। ये गैस की नहीं है, ये गैस डिपॉजिट के चार्जेस हैं। फिर एक फिक्स चार्जेस हैं जो गीज़र के साथ ले रहे हैं आप, वो 1000 रुपये, गीज़र नहीं है तो 400 रुपये, और फिर गैस के चार्जेस अलग हैं। अब हमारे यहाँ जो इसको बाइफिकेट किया हुआ
है तो ऑप्शन बहुत सारे हैं उनके पास कि आपको लगा के आपसे पैसे लेते हैं। चले जनाब, लेट्स होप फॉर दी बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि कराची वालों को थोड़ा रिलीफ मिले, चाहे वो बिलों की मद में हो या दीगर चीज़ों की मद में हो। अच्छा, जब मैं ये बात कर रहा था तो एक खबर पे मेरी नज़र पड़ी और वो खबर ये कहती है जनाब कि सिंध साइकिलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जो मुनशियात से आज़ाद पाकिस्तान है, उसका गोल्ड कप रेस का इनेकाद किया गया है। ठीक है, रेस का इनेकाद कर लिया गया। इस पूरी खबर में जो एक लफ्ज़ आया है मिराज साहब, वो है मुनशियात। तो ये मुनशियात क्या कोई रेस कराने से, कोई कप का इनेकाद कराने से शहर से इसका खात्मा मुमकिन हो जाता है? अच्छा देखें, जो माशरा होता है ना, अच्छा माशरा, उसमें कोशिशें ज़रूर जारी रहती हैं। जहाँ कुछ लोग जो जाग रहे होते हैं और जो समझ रहे होते हैं सूरत हाल को और मुस्तकबिल में देख रहे होते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ जहाँ पर बुराई की क़ुव्वतें बहुत सारी होती हैं, एक्टिव होती हैं, तो इसी तरह अच्छाई की क़ुव्वतें भी एक्टिव होती हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि वो इस तरह से एक्टिविटी करके कम से कम जो अभी हमारी नौजवान नस्ल है और मुस्तकबिल के जो मेमार हैं, उनके जहनों पर कुछ तो किसी के जहन पर असर पड़ेगा कि भाई मनशियात से मुझे बचना है। मनशियात तबाही की तरफ ले जाती है, लेकिन मनशियात से आज़ादी बहरहाल होनी चाहिए। और हम ये देख भी रहे हैं कि मनशियात से हमें आज़ादी कभी भी नहीं मिली है, क्योंकि अगर आप 25 साल का भी रिकॉर्ड निकाल लेंगे और 30 साल का भी रिकॉर्ड निकाल लेंगे तो आपको आप एक आम शहरी होने के नाते हमें ये पता होगा कि भाई हीरोइन इस इलाके से मिलती है और फला जगह से मिलती है, लेकिन पुलिस को नहीं पता होगा। अच्छा, हाँ, मतलब आप देखें ना कि एक आम आदमी, मतलब एक नशे के आदी शख्स की आप अगर मिसाल ले लें, जो आपके कहीं इर्द गिर्द इलाके में रहता हो, कहीं ना कहीं से आप उसको 500 रुपये दें कि भाई जा तू नशा कर ले, आप यकीन कीजिए वो 1 घंटे 1.5 घंटे में हाजिर हो जाएगा और नशा करना शुरू कर रहा होगा, कहीं बैठा हुआ पड़ा हुआ होगा वो। मिल जाएगी उसे, उसको मिल जाएगी। अच्छा, नहीं मिलेगी तो पुलिस को नहीं मिलेगी। पुलिस को नहीं? हाँ, पुलिस के लिए बड़ा मसला है। वो कहते हैं जी कब्रिस्तान में छुप के बेच रहे हैं, तो भाई कब्रिस्तान में क्या पुलिस नहीं जा सकती? नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ कौन से इलाके देंगे ना, अभी ये जो आपका पाक कॉलोनी, पुराना गोलीमार, सारी दुनिया को पता है कि यहाँ पर मनशियात की पूरी मंडी लगती है, सही है ना। इसमें रेक्सर पुल पे अगर आप सफ़र आपका करना हो तो उस पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लियारी एक्सप्रेस वे पर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ कोई एक्टिविटी चल रही है, ज़रा सा आप झाँक के देखते हो नीचे हेरोइनों का एक हजूम होता है, तो भाई वहाँ बिक रही है तो मिल रही है ना, खुले आम एक तरीके से। कोई हेलीकॉप्टर से तो फेंक के नहीं जा रहा, ऐसा ही है। वहीं मिल रही है उन्हीं गलियों में जहाँ कई अफसरान जो है वो सिपाही से लेके डीएसपी और एसएचओ के रैंक तक आए और फिर रिटायर हो गए, उन्हीं इलाकों में बिक रही है भाई। अब बात यह है कि उसको पकड़े कौन, उनको गिरफ्तार कौन करे और इन चीज़ों पे कंट्रोल कौन करे। अच्छा देखें, जहाँ पुलिस की कहीं कुछ गफलत है और पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, नहीं वहाँ तक पहुँच पा रही, वहीं कुछ पुलिस में ऐसे भी अफसरान हैं जो इस हवाले से अपनी तमाम तर तवानाई लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे। वो लोग क्या कर सकते हैं इस वक्त? अगरचे इस चीज़ का जड़ से खात्मा फौरी मुमकिन नहीं है, पर इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, इसको कम करने के लिए देखिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो है ना वो आपको बनाने पड़ेंगे। एक पुलिस अफसर है, खालिक अंसारी नाम है। जी बिल्कुल, मैं अभी वही सोच रहा था। ठीक है ना जी। तो अब पैरल उनका जहन क्या है, लेकिन मैंने बड़ा अच्छा एक उनका किरदार देखा। पुलिसमैन होना एक अलग बात है, ठीक है जी, उनके अपने मसाइल थानों के जो होते होंगे जी, लेकिन उन्होंने औरंगी टाउन में पुलिस और लोगों की मदद से ना एक रिहैब सेंटर बना दिया। रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया, वो बहुत बड़ा है वो। अच्छा है तो इतना कोई जदीद नहीं बना वो, लेकिन फिर भी वहाँ लोग तो हैं, नौजवान लड़के वहाँ पर मौजूद हैं, इनिशिएटिव तो लिया हैं, और वहाँ से वही नशे के आदी अफराद अच्छे सेहतमंदाना सरगर्मियाँ करके नशे को छोड़ के वहाँ से जा रहे हैं। तो ये तो वो बात है कि जिसको सरकार को सोचना चाहिए, सिंध सरकार को भी सोचना चाहिए, इस पर पुलिस को भी सोचना चाहिए, और हमें और आपको भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि सब हमारे अतराफ़ में हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही, ये सब लोग हमारे अतराफ़ में। जब हम सड़क पर निकलते हैं तो हमें हर समझ लें कि आधे किलोमीटर के बाद जो है ना इस तरह के नज़ारे मिलते हैं कि भाई जवान जहान लड़के जो है वो बेचारे वो नशे के आदी हैं, धूप में नशा कर रहे हैं। अब आप ये सोचें कि एक नशे का आदी शख्स जो होता है ना, उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है, पूरी फैमिली तबाह हो जाती है, उसकी बहनों के रिश्ते नहीं आते, उसकी बेटियों के रिश्ते नहीं आते, ठीक है, घर वालों को हकीर नज़रों से उसके देखा जाता है कि इनका बेटा नशे का आदी। अच्छा, फिर मिराज साहब, हमने ये भी देखा है कि यही वो लोग होते हैं जो किसी बड़ी वारदात में भी फिर शामिल हो जाते हैं। कत्ल, इक़दाम कत्ल जैसी संगीन जराइम में भी ये मुनशियात के आदी अफराद जो है
और चोरी चकारी में तो रोज़ाना का ही मामूल है गालिबा। देखिए, संगीन जुराइम में तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि इनको किसी भी बड़े जुर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी के वाक़यात में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। हम नमाजी में ऐसा देखा है। जी हाँ, नशे की लालच देकर। अच्छा, दूसरा इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइम कराची में हो रहा है उसके जिम्मेदार भी यही है, स्ट्रीट क्राइम की बात कर रहे हैं। नहीं, नशे के आदी अफराद एक वो हैं जो शहर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, एक तो वो चीज़ है, वो जो सरकारी इमला के काट के ले गए लोहे की जालियाँ और ये वगैरह पुल उन्होंने खाली कर दिए सारे। तो दूसरा ये है कि कराची में पहले मोटरसाइकिल चोरी होने का रेशियो इतना था नहीं। अच्छा, अब मोटरसाइकिल कराची में 4200 से 4,500 पर मंथ जाके जो है ये एक महीने में 4,500 चोरी होती हैं। सिर्फ जो गन पॉइंट पे छिनी जाती है उनकी 1500-1800 तादाद है, वो एक अलग है, वो अलग है, वो तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं। हाँ। ठीक है, 4,500 मिनिमम मोटरसाइकिल कराची के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी होती है। और आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मैंने एक स्टोरी पे काम किया, पाक कॉलोनी के इलाके में एक छापा पड़ा मनशियात का बहुत बड़ा, रियासत जदगाल के अड्डे पर। अच्छा। केमाली टाउन की एक एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्सेस ने छापा मारा। और जब मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और उनकी इंटरोगेशन सामने आई तो उसमें पता चला कि भाई नशे के आदी अफराद जब पैसे नहीं होते तो किसी की भी मोटरसाइकिल खामोशी से खोल के ले आते हैं और सिर्फ 2,000 रुपये के एवज जो है वो, मतलब जो मोटरसाइकिल इस वक्त एक मिडिल क्लास आदमी खरीद नहीं पा रहा है, अगर उसकी मोटर बाइक खराब हो जाती है वो सिर्फ 2,000 रुपए में बिक जाती है। वो 2 से 2,500 रुपए में आप बेचते हैं और उसके पैसे भी नहीं लेते, उसकी जगह वो हीरोइन और नशा लेते हैं और चले जाते हैं। वहाँ पे रोजाना वो बता रहा था कि 15-20 मोटरसाइकिलें जमा होती हैं, उसके बाद उनको हम फ़रोख्त इस तरह करते हैं, या तो इसको पार्ट्स कर देते हैं या फिर उसके बाद उसको हब के, जो अगर अच्छी कंडीशन में है ज़्यादा तो फिर वो हब के रास्ते बलूचिस्तान चली जाती हैं। अच्छा जी, बलूचिस्तान चली जाती हैं, शहर के दूसरे इलाकों में चली जाती हैं और कराची वालों का कीमती सामान यूं ही लुटता रहता है। हम मुख्तलिफ खबरों पे बात कर रहे होते हैं ना, तो फिर मुख्तलिफ चीज़ें उसके मुख्तलिफ पहलू निकल कर भी सामने आ रहे होते हैं। जहाँ हमने मुख्तलिफ गैस के हवाले से बात की, मनशियात के हवाले से बात की, अब यहीं हम कराची के एक बहुत बड़े मसले के हवाले से भी बात करेंगे, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं और इस वक्त जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। और मैंने आपसे कहा था कि मैं कराची के बहुत सारे मसाइल हैं ना, यूँ तो बहुत सारे मसाइल हैं, मैंने पार्किंग की बात की, गैस की और पता नहीं क्या क्या, मगर जो सबसे बड़ा मसला है वो है सबसे बुनियादी चीज़, यानी कि पानी का। और एक कुछ मायूस करने वाली ख़बर ये है कि जनाब 3 रोज़ के लिए 200 MGD पानी की फराहमी जो है, सप्लाई, वो बंद रहेगी। क्यों बंद रहेगी, कहाँ कहाँ बंद रहेगी? मुख्तलिफ टाउन्स हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं जिसकी डिटेल्स यहाँ पर हैं। केमाड़ी है, क्लिफ्टन है, सदर है, गुलशन, जमशेद रोड और ना जाने कौन कौन से इलाके हैं। मगर बात यह कि अशरफ खान साहब, ये पानी की सप्लाई 3 दिन तक क्यों बंद रहेगी? कोई फॉल्ट आ गया है, कोई लाइन फट गई, क्या हुआ है? नहीं, ये फॉल्ट नहीं आया, ये आपका रेड लाइन जो है उसके जहाँ पे काम हो रहा है उसके वहाँ पे जाके ये एक वॉल लगा रहे हैं ताकि सप्लाई चेन को बेहतर कर सकें। क्योंकि आप वॉल लगाने से क्या होता है, कंट्रोल करके सप्लाई करते हैं। अब यहाँ जो बताया कि कराची का मैं बताऊँ 65 करोड़ गैलन पानी इस वक्त शहर को यौमिया मिल रहा है। ठीक है। और उसके कहाँ से मिलता है? धाबे जी है, हब है और घारो पंपिंग स्टेशन से। ठीक है। और ये मजमूई तौर पर 65 करोड़ में से अगर देखा जाए 55 करोड़ आता है आपका ये धाबे जी और इधर से, और हब डैम से आता है 10 करोड़ गैलन। अब आप सप्लाई देखें जिसमें साइड हो गया, आप सेंट्रल के एरिया हो गया, ये सारे आते हैं हब से, हब की तरफ से आ रहा है। हब डैम भी आपका फुल हुआ हुआ है और क्योंकि बरसात जो है बलूचिस्तान में बहुत हुई थी इसलिए हमारा हब डैम भरा हुआ है। साथ में इधर से जो आ रहा है 55 करोड़ गैलन। अब सप्लाई चेन के लिए कभी इन्होंने कभी काम ही नहीं किया ना। कराची के इस वक्त डिमांड है 1 अरब 10 करोड़ गैलन पानी, 50% डबल है पानी जो है वो सप्लाई कर पा रहे हैं। उस 50% में अगर हम दें तो उसका 30% चोरी होता है। चोरी से मतलब कि टैंकर के ज़रिए वो बिक रहा होता है। अब कराची शहर में आप बात करें कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आप ये देखें चाहे छोटे इलाके हों या बड़े इलाके हों, सब टैंकर ख़रीद रहे हैं और पानी मिल रहा है सबको, मगर आप पैसे दें, यू हैव टू पे। 7 इंडस्ट्री जोन है, 24,000 छोटी बड़ी सनतें हैं, उनको भी पानी पाइपलाइन से नहीं देते हैं क्योंकि वो मसला हो जाएगा। वो पानी वो भी खरीदते हैं? जी, वो भी खरीदते हैं। अच्छा। इंडस्ट्री भी देती है। जो छोटे इलाके औरंगी कोरंगी लांडी छोटे छोटे घर हैं 80-80 गज के, आप जाएं वहाँ पे कभी प्रोग्राम करें, पूरा गली जो एक टैंकर लेकर आता है, यकीन करें 500-500 रुपये घर देता है
जो 4 दिन पानी चलता है, बाल्टियों में भर भर के लेके जाते हैं। आप वो देखें, ये कराची शहर जो सबको पाल रहा है और यहाँ जो निज़ाम है वो कैसा बर्बाद किया हुआ है। कराची शहर में अगर हम देखें, कोई एक इलाका बताएं, आप भी यहीं की पैदाइश है, मैं भी यहीं की, मैंने आज तक नहीं देखा किसी एक पूरे इजला में या किसी एक पूरे इलाके में वाटर बोर्ड ने पानी की लाइन डाली हो, सीवरेज की लाइन डाली। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है। अब वाटर बोर्ड के जो इदारा है, अगर इनसे बोलें तो क्या रोना रोएंगे भाई, एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी तनख्वाहें जो सप्लाई करते हैं पानी के, उसके बिल की रिकवरी नहीं होती है, खर्चे इनके करोड़ों में है और आमदनी इनकी जो है कम है। अब अगर देखा जाए इनका, तो इनकी मजमूई तौर पर पानी की सप्लाई कर रहे हैं, जो इन्होंने बताया, जो चेयरमैन हैं वाटर बोर्ड के मुर्तज़ा वहाब साहब, मेयर कराची भी हैं, तो उन्होंने बताया है कि मजमूई तौर पर 3 अरब से 3.5 अरब रुपए की रिकवरी होनी चाहिए पानी की। ठीक है। 1.25 अरब रुपए होती है। ठीक है। बाकी तनख्वाहों में, उनके अखराजात में, डीजल में, ये सब में चली जाती है। अब आप ये देखें कि जो शॉर्टफॉल है बहुत बड़ा है। अब बिजली के बिल भी देने हैं, वो भी केलटे उधर से मांगती रहती, इधर इनके वो पंप चल रहे हैं। कराची को पानी जो है ना 124-132 किलोमीटर से आ रहा है। पंप, बड़े बड़े पंप हैं, आप जाके देखेंगे हैरान हो जाएंगे, इतने बड़े पंपिंग हैं, क्योंकि अगर आपका 55 करोड़ गैलन पानी आ रहा है तो 84 इंच की पाइपलाइन से आता है मुख्तलिफ एरिए से। अब वो जब आ रहे हैं तो पंप चलते हैं 3 फेस के, तो हवा से नहीं चलते हैं, उसके लिए बिजली चाहिए। बिजली चाहिए। बिजली की कॉस्ट आप देख लें। अब यहाँ पे अगर आप प्राइस बढ़ाते हैं तो मसला कि कैसे वो आवाम चीखेगी कि भाई पानी तो दे नहीं रहे। अब यहाँ पे वो फिर वही बिल का, आप पानी आए नहीं आए, पानी का बिल आएगा। मतलब आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि ये खबर सुन के कराची वालों को कोई हैरत नहीं हुई होगी। नहीं, 3 दिन के लिए पानी बंद होना, मिराज साहब, ये कोई हैरत की बात नहीं। यहाँ पे ये भी बता दूं कि जो इन्होंने कहा है कि इंस्टॉलेशन ऑफ 86 इंच की पाइपलाइन में जो है अल हिलाल सोसाइटी के पास और जो चेज़ब है, जो गुलशन वो जो पड़ता है, वहाँ पे जो है ये इंस्टॉलेशन करेंगे और ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को, सप्लाई चेन को बेहतर करेंगे। और ये कहा है कि इसमें जो है चनेसर टाउन, जिना टाउन जो है उसके वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा कहा है कि अब आप ये एरिया देखें, किमाड़ी आ गया, क्लिफ्टन आ गया, सदर आ गया, गुलशन टाउन आ गया, लियाकताबाद आ गया, नाजाबाद, इन सब में सप्लाई चेन शदीद मुतासिर होगी। अच्छा, ये तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के इलाके हैं। तो ये मतलब किमाड़ी, क्लिफ्टन, फिर साउथ आ गया, फिर सेंट्रल के भी इलाके लिखे हुए। क्योंकि 2 लाइन जो है मेन, ये 86 इंच की, आप सोचें ना 86 इंच का एक, अगर हम ये देखें तो ये 8 इंच है, फिर 12, जैसे पिज़्ज़ा खाते हैं हम 12 इंच का, बिल्कुल ऐसा ही 86 इंच की पाइपलाइन है, उसकी आप उसमें वॉल लगेगा, जॉइंट पाइपलाइन है उसको वॉल के, यानी कि डाइवर्जन, यानी वॉल का मतलब ये डाइवर्जन दे रहे हैं कि अगर यहाँ से वो बंद करेंगे, क्योंकि ये भी होते हैं कि 4-5 आदमी उसको वॉल को जो है चलाते हैं, पूरा वो एक मतलब वॉल आती है उसको बंद करने, यानी वॉल करके अब दूसरी जगह पे सप्लाई चेन करेंगे। सही। अब इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, तो मेन ये है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन आप कर दो, सही है, मगर जहाँ जो इलाकों में आपने पाइपलाइन सही नहीं की है 4-4 इंच की, वो गल के सड़ गई हैं, 40 साल आप कोई चीज़ अब आप डाल रहे हो ना प्लास्टिक की PVC पाइपलाइन, जो लोहे की पाइपलाइन थी, अब जाके हालत तो देखो। मैं नॉर्थ इस्लामाबाद की पैदाइश हूँ, नॉर्थ इस्लामाबाद ब्लॉक D, आप जाएँ आपको दिखाऊँ, पोश इलाका है, 600-700 गज के, 1000 गज के मकान आते हैं, वहाँ पानी ही नहीं आता है, वो टैंकर डलते हैं। अब आपका जो आप बोलते हैं ना गरीब आदमी, यहाँ मिडिल क्या अमीर आदमी भी रो रहा है। डिफेंस में जाएं आप दिखाएं, जिसके घर में पानी टैंकी खोल के दिखाएं। लास्ट हमारा ऑफिस डिफेंस में था, पानी कहाँ आता था? मेन ये कि सप्लाई, मतलब हमें भी पानी खरीदना ही पड़ता है। अब मेन ये है कि आप सप्लाई चेन को अगर बेहतर करें ना, आपको ये पता है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, क्योंकि मुझे तो लगता है वाटर बोर्ड में कोई नासा से इंजीनियर आए हुए, बहुत सिंपल सा है। इस शहर को सप्लाई कितनी हो रही है? 65 करोड़ गैलन, डिमांड कितनी? 1 अरब 10 करोड़, 50% आ रही है ना। ठीक है, आधे शहर को आप डिवाइड कर दो, आधे शहर को, आधे शहर को आप 55 करोड़ गैलन दो, फुल डिमांड कर दिया आपने, फिर आधे शहर को, बाकी को आप अगले रोज दो। हम यही कहते हैं कि ठीक है जनाब, अगर किल्लत है, शॉर्टेज है, तो हम ये नहीं कह रहे 24 घंटे पानी दें, मगर हर इलाके में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तो सही होनी चाहिए, चाहे 5 मिनट के लिए आए या 1 घंटे के लिए आए। कराची का हर इलाका इस चीज़ का को डिज़र्व करता है कि उसके पास जितना भी हमारे पास टोटल कैपेसिटी है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो आए। आपके इलाके में कितना हिस्सा आ रहा है? देखिए, हमारे यहाँ मेरी PSHS में रहाइश है, तो हमारे यहाँ तो खैर पानी का इतना प्रॉब्लम कभी कभी होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये कि गुजारा चल जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फरावानी से आ रहा है। हाँ। लेकिन ये कि दिन में या एक दिन छोड़ के। पर मैं आपको ये बता दूं कि ड्यूटी लगानी पड़ती होगी पानी भरने की, उसके बगैर आप नहीं टैंक भर सकते। देखिए भाई, बात यह है कि पानी की ज़रूरत तो सबको है। सही है, ठीक है ना।
अच्छा, वाटर बोर्ड के अपने मसाइल या अपने उनकी खर्चे पूरे नहीं हो रहे, एक अलग बात है, लेकिन मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं करता। अच्छा। क्योंकि पानी जो है, अब आपने ये देखा होगा कि गुज़िश्ता दिनों रेंजर्स के साथ जो है वाटर कॉर्पोरेशन के एमडी ने बैठ के कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, और ये बताया कि जो गैरकानूनी हाइड्रेंट चल रहे थे हमने उनको बंद कर दिया है और उनको रजिस्टर्ड कर लिया अपने पास। अच्छा, एंड इसका व्हाट मतलब डज है इट मीन? जी, मतलब ये है कि जो पानी अगर चोरी होकर बिक रहा था, अब वो कानूनी है ना, तो अब उसका पैसा कहाँ जा रहा है? उसका पैसा वाटर बोर्ड को, रेवेन्यू में आना चाहिए। जी हाँ। अच्छा, ये सारी बातें वो करते रहे, हाइड्रेंट हाइड्रेंट और हाइड्रेंट, पानी चोरी पानी चोरी पानी चोरी। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि भाई ठीक है, ये जो कमर्शियल मामला है कि वो टैंकर पहले खुद बेच रहे थे, अब आपके जरिए बेचेंगे, आपका भी कट हो जाएगा, तो सही है, कारोबार है, चलना चाहिए। पब्लिक का क्या होगा जिसकी नालियाँ सूखी पड़ी है भाई, सूनी पड़ी हैं बरसों से, और ले लें, लियारी ले लें, ईस्टर्न जैसा, डिफेंस जैसा पोश इलाका ले लें, नॉर्थ नाज़ोबाद ले लें, नाज़ोबाद ले लें, पानी तो सबके लिए नायाब है ना भाई। तो पानी उनको घरों तक कब पहुंचाया जाएगा, इस पर कोई जवाब उनके पास नहीं था। इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि अगर इस पर तहकीकात हो ना सही तरीके से, शफाफ तरीके से, तो खाली कराची से जो चोरी का पानी है वो कम से कम भी 5 करोड़ यौमिया, 5 करोड़ रुपए यौमिया, 1.5 अरब रुपए महाना। ये वो पैसा है जो मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। अगर इसकी मजीद तय में जाया जाएगा ना तो शायद और भी ज़्यादा निकलेंगे। वरना 5 करोड़ रुपए यौमिया का पानी चोरी होकर बिक रहा है, जिसका ना तो किसी कौमी ख़जाने में जिक्र है भाई, ना ही वाटर बोर्ड के किसी खाते में उसका तस्करा है। और ये सब 24 घंटे के दौरान में, जैसे ही शाम ढलती है उसके बाद ये शुरू होता है, ठीक है। और इसमें जाहिर सी बात है, देखें इतना बड़ा जब मामला होता है तो उसमें खाली एक वाटर बोर्ड तो मुलविस हो नहीं सकता, ठीक है ना। जब हम इंतज़ामिया की बात करते हैं मिराज साहब, तो उसमें कोई एक इदारा तो आने से रहा, बिल्कुल, उसमें तो कराची के सारे इदारे हैं, उसमें सारे इदारे मुलविस हैं। पानी चोरी हो रहा है, पानी दिया ही नहीं जा रहा पब्लिक को, आम पब्लिक को, कि भाई उसकी रसाई हो जाए, बेचारे के पास पानी हो। सबको टैंकर्स की तरफ आपने धकेल दिया है, लोग टैंकर डलवा रहे हैं, वन नंबर बेचारे जिनके थोड़ी गुंजाइश है वो बोरिंग करवा रहे हैं, ठीक है ना। वाटर बोर्ड के पास बोरिंग कराना कोई आसान काम नहीं है। बोरिंग कराने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे चाहिए। अब हर कोई नहीं करा सकता, फिर भी चलो लोग मिलजुल के करवा रहे हैं, लेकिन क्या करें भाई, पानी तो बेसिक नीड है ना। पानी के बगैर क्या जिंदगी। देखें, पीने का पानी आप खरीद के पी रहे हैं माजरत के साथ, कोई बोरिंग के लाइसेंस की भी बात चल रही है आजकल। अब जब उन्होंने देखा कि ये तो बोरिंग से पानी ले रहे हैं, हमारा कौन खरीदेगा, अच्छा, तो भाई कह रहे हैं अब इस पे भी हम कोई लाइसेंस, कोई टैक्स। हाँ, अच्छा, उस पे भी मसला है। सूरज से रोशनी क्यों ली है, गैस पे मुसीबत डाली हुई है। अच्छा, बिजली वालों को तो कोई कुछ कहने वाला नहीं हो, तो खैर खिलाई मखलूक है, तो वो तो पहले ही हमारा बिड़ागरा किए हुए। लेकिन एक चीज़ अच्छी है उसमें, पता है, पूरे साल तो हम रोते रहते हैं कि बिजली का बिल इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, लेकिन जब आप अपने फाइल करने जाते हैं ना रिटर्न्स, फिर आपको खुशी होती है थोड़ी सी। अच्छा, कि एक बहुत बड़ा टैक्स का एक हिस्सा जो है मेरा यही से चला गया। सही है, सही है। भले उस टैक्स के बदले मुझे कुछ नहीं मिला, कोई फैसिलिटी नहीं मिली, वैसे तो मिलनी चाहिए। हाँ, लेकिन कहाँ मिल रही है सर। अब हम कोई लंदन में थोड़ी रहते हैं, कराची में तो टैक्स का मकसद यही होता है, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है भाई। जब टैक्सेस बढ़ा रहे हो अच्छी बात है, बढ़ाओ, लो टैक्स लो, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन फिर फैसिलिटी भी तो दो ना। फैसिलिटी क्या मिल जाए, कोई सड़क आपकी टूटी हुई है, गाड़ी का सस्पेंशन आपका बर्बाद हो रहा है, ठीक है, पानी आपके नहीं आ रहा, गैस की शॉर्टेज पूरे साल सुनते हुए हो गया आपको। बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं आ रही थी, अब सर्दियाँ आ गई, अब तो गीजर भी चलाना है, चूल्हा भी ज़्यादा चलाना है। अरे पूरे साल आप शदीद गर्मी में, तपती लू में गैस फराम नहीं कर सके यार घरों को। सर्दियों में तो वो ऑटोमेटिकली जम जाएगी, तो हम अच्छा जी, खड़े होंगे जी। सर्दियों में ऑटोमेटिकली जम जाएगी, क्या होगा, बहुत सारी चीज़ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आते हैं दोबारा, इनसे ज़रा पूछेंगे कि भाई होगा क्या आखिर। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से पहले बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे थे। मिराज अख्तर साहब और अशरफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कराची शहर की हर ख़बर पर इनकी नज़र होती है और बड़ी तगड़ी नज़र होती है। और जब हम ख़बरों पर बात कर रहे होते हैं तो ख़बरों पर बात करते करते एक ख़बर लाजमी रोज़ाना हमें कहीं ना कहीं सुनने को मिलती है, और वो होती है जनाब आँख मचोली किसकी, बिजली की। और वो भी कहाँ,
कराची रोशनियों के शहर में, तो अशरफ खान साहब, ये रोशनियों के शहर में बिजली की आंख मचोली कब ख़त्म होगी और हो क्यों रही है? ये तो कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक ये कहती है कि 70% इलाकों में बिला तातुल बिजली की फरहमी की जा रही है, ये उनका दावा है। जी, के इलेक्ट्रिक का यही दावा है कि जो 30% जो इलाका है जहाँ बिजली की चोरी वगैरह लाइन लॉसेस हैं, तो वहाँ 6 से 12 घंटे या 10 घंटे तक लोड शेडिंग, उनका दावा है कि 10 घंटे तक होती है मैक्सिमम। लेकिन जो हम जब मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं तो एक तो एलानिया लोड शेडिंग है, एक गैर एलानिया हो तो तकनीकी ख़राबी के नाम पे वो बंदिश होती है। तो देखें, गर्मी है या जो सूरत हाल है, अगर वो सहूलत नहीं मिलेगी, क्योंकि बिल तो दे रहा है ना वो, अगर बिल नहीं देगा ये बिजली काट देंगे। और जब बिल दे रहा है तो यकीनी तौर पर उसकी शिकायत होती है, तो हम उस इलाके में जाते कहते हैं कि बिजली नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें मुख्तलिफ इलाके जो छोटे इलाके हैं, जैसे औरंगी, कोरंगी, लांडी, मलीर, शाह फैसल, आप न्यू कराची चले जाएं, मंगो पीर चले जाएं। मंगो पीर में आप भी जाके देखा होगा मार्बल इंडस्ट्री है, उसके आसपास वो ये सारे, अब मार्बल इंडस्ट्री वाले कहते हैं हमारे पीछे कच्ची आबादी है, वो बिजली चोरी कर दी हमें। अब मार्बल की जो मशीन है वो तो हैवी मशीन होती है, उससे चलती है। अब उसके इलाके में अगर लोड शेडिंग हो रही है तो मार्बल का काम मुतासर। इसी तरीके से टिम्बर मार्केट चले जाएंगे, तो टिम्बर मार्केट के आसपास जो है वो इलाके, वो लोग इतनी महंगी बिजली इस्तेमाल, वो क्या करते हैं, सर टिम्बर वालों ने तो मशीन्स बंद कर दी हैं। जी जी जी, 4-4, 5-5 कारखाने एक मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं। मेन ये है ना कि वो कह रहे हैं काम कैसे करें, हाथ से तो नहीं काटेंगे, उतनी बड़ी लकड़ी जो इम्पोर्ट होकर यहाँ तो है नहीं, इम्पोर्ट होकर वो काटेगा, उसकी जो उसकी डिमांड आएगी उसके हिसाब से। तो आरा मशीन चल नहीं रही है, बिजली है नहीं। अब वो जाके जब शिकायत करते हो, कह रहे हैं आपके पीएमटी, वो कह रहे हैं भाई हम तो मीटर लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ है आपका मीटर। अब आपने पहले ही होता था घर के अंदर होता, अब तो मीटर ही बाहर लगा दिया। तो भाई आपके देखें बिजली चोरी होती है, ठीक है, लेकिन कौन कराता है? मैं बताऊं, जो सर्वे हम लोग जब जाते हैं वो सब कहते हैं भाई हम तो वायर को नहीं छूते हैं, तो कौन लोग कराते हैं? अब थर्ड पार्टी के इनके मीटर रीडर होते हैं, थर्ड पार्टी के इनके जो काम करने वाले होते हैं, अब वो उनको रास्ते भी नहीं पता होते हैं, अब वो आके करके जाते हैं। मतलब आप उसको क्या करें हम? अब वो बोलते हैं यकीनी तौर पर अगर आप किसी से काम करें तो बोलेगा भाई के इलेक्ट्रिक का बंदा करके गया है, उसको ये थोड़ी पता कि थर्ड पार्टी का है। अब ये हमारी जो तकरार बहस ये के इलेक्ट्रिक से चलती रहती है, लेकिन मसला ये है कि अगर आप थर्ड पंप दिया हुआ है तो उससे आप बरी जमा तो नहीं होगा ना, आप ही का वो ड्रेस पहन के इलेक्ट्रिक लगा के जा रहा है और वो चोरी कर रहा है। इससे पहले मेरे घर के पास चोरी हो रही थी, तो मेरे दोस्त है उन्होंने वीडियो बना के दी, वो सामने मतलब वो कच्ची आबादी है, वो वहाँ वो पूरे गुच्छा लेके, के इलेक्ट्रिक की गाड़ी लगी हुई है, के इलेक्ट्रिक का ड्रेस पहना, गुच्छा लेके वो लगा रहा है। जब हमने वीडियो दी, मैंने चला दी, चलाने पर भेजी, कहने जी हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो किसी और इलाके का था, वहाँ आके कर रहा था। वो भाई उन्होंने उसे ओन किया, वो क्या वाकई इदारे का एम्प्लॉय था या थर्ड पार्टी? वही थर्ड पार्टी है तो नहीं कहीं। अब मेन ये कि अब ये है कि उन इलाकों में जाएं तो कराची का 50% इलाका जो है ना, समझने का क्या है, वो है कच्ची आबादी पर मुश्तमिल। अब हाईवे पे जाएं, ठीक है, वो अमूमी तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मैं मेमार बहुत जाता हूँ, मेरे दोस्त हैं सारे, वो कराची शहर को छोड़ के मेमार चले, गुलशन मेमार में आप जाएं तो सैलाब कब आया था, वो जाके देखें आप पूरे हाईवे पे, वो झुग्गियाँ लगी हुई हैं, वो सब आप रात को, दिन में तो नजर नहीं आएगा, रात को जाएंगे लाइटें भी जल रही हैं, सब जल रही हैं। तो ये पूछे ना भाई कैसे जल रही हैं? ये हम सवाल ज़रूर पूछेंगे और पूछना पड़ेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ खान साहब, आज आपके आने का। मिराज अख्तर साहब, बड़ी ज़बरदस्त आप लोगों से सहर हासिल गुफ्तगू रही। और जनाब हम कराची वाले सवाल ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि आप सवाल पूछेंगे तो फिर उसके जवाब मिलने के चांसेस भी रोशन हो जाएंगे। और हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से पहले हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर बात कर रहे थे। हमने अपनी बात शुरू की थी मनसूबाबंदी से, दिन हफ्ते का पहला दिन है उसके हवाले से बात की, फिर हमने ताज़ा तरीन ख़बरों के बारे में बात की। और अब इस सेगमेंट में हमारे पास कुछ बड़े ज़बरदस्त से हमारे गेस्ट हैं और हम बात करेंगे। आज सबसे पहले कल एक दिन मनाया गया है, आलमी दिन मनाया जाता है, बहुत सारे अयाम मनाए जाते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस डे का डे मनाया गया है कल। और ये ऑस्टियोप्रोसिस होता क्या है जनाब? तो अगर मैं सादे लफ्ज़ों में कहूँ तो शायद ये इस वक्त हर शख्स का ही मसला बनता चला जा रहा है। हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियों की टूट फूट जिसका हम शिकार हो रहे हैं।
उसके हवाले से एक आलमी दिन मनाया जाता है ताकि उसकी आगाही दी जा सके, उसकी तशख़ीस के बारे में बात की जा सके, उसके इलाज के बारे में हर साल 20 अक्टूबर को ये दिन मनाया जा सकता है। कुछ आदाद व शुमार है इसके हवाले से, मैं ज़रा कुछ आपको बताता चलूँ कि 80% मरीज़ जो हैं ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से टूटी हुई हड्डियों में मुब्तला होने के बाद गैर इलाज नहीं करवा पाते। और आलमी असरात की अगर बात की जाए तो 2050 तक ये कहा जाता है कि जनाब 50 साल उससे ज़ायद उम्र की आलमी आबादी के ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर के ज़्यादा ख़तरात बढ़ जाएंगे। सिर्फ एशिया पैसिफिक खत्ते में हम बात करें तो 339 मिलियन तक पहुंचने का इम्कान है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी तशवीशनाक बातें हैं। उन तमाम तर बातों पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उसमें हमारे साथ जनाब डॉक्टर आयशा याकूब साहिबा मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं। और उनके साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद आफाक आलम साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ऑस्टियोपोरोसिस डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि हमने तो ये सुना है कि ख़वातीन में इसकी शरह ज़्यादा है, ये है क्या और ख़वातीन में क्यों शरह ज़्यादा होती है भाई? अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हड्डियों का भुरभुरापन है, जैसे कि आपने बताया, तो इसमें हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है। अच्छा। फीमेल्स इसलिए ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं क्योंकि फीमेल्स गो थ्रू द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ठीक है। प्रेगनेंसी, लैक्टेशंस एंड लाइफस्टाइल, लैक ऑफ विटामिन के, विटामिन डी एंड कैल्शियम एज वेल। तो दैट्स व्हाई फीमेल इज मोर प्रोन टू डेवलप द ऑस्टियोपोरोसिस एज कम्पेयर टू द मेल। मीन एवरी थर्ड वुमेन इज अफेक्टेड after the age of 50, and in the male is every fifth one is involved. But in the case of other, जैसे like हम female और male का bifurcation करते हैं कि why the male are less involved, लेकिन अब ये है कि other medical disorders like those who have diuretics, urine के लिए जो दवा खाते हैं, स्टीरॉइड्स है, थायराइड, हाइपरथायराइडिज्म की डिजीज से इन्वॉल्व है, या रेस्ट ऑफ अदर मेडिकेशंस दैट लीड्स टू द ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब वो दवाएं भी हमें उस तरफ ले जाती हैं। अच्छा, हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं मगर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। उसमें यही है कि इनहेरिटेड रिस्क है। फॉर एग्जांपल द इनहेरिटेड रिस्क टू डेवलप द ऑस्टियोपोरोसिस, द वुमेन आर मोर प्रोन टू डेवलप द ऑस्टियोपोरोसिस। लेकिन 50 साल का जो एज लिमिटेशंस है, 50 साल चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, दे हैव अ इक्वल चांस टू डेवलप द ऑस्टियोपोरोसिस। तो लेकिन फीमेल्स जो हैं वो जल्दी इन्वॉल्व हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस में जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, लैक्टेशंस एंड लाइफस्टाइल। द मेल्स में ये है कि अगर उनका बॉडी मास इंडेक्स कम है, लेस वेट है, किसी अदर मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं लाइक जो कि मैं बताया, थायराइड, पैराथायराइड हार्मोन, स्टीरॉइड्स, डायूरेटिक्स, या जो है वो कुछ ऐसी दवाइयाँ वो लोग ले रहे हैं जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, हम जब ये तो कुदरती अमल हो गया, हड्डियों ने फूट शुरू करनी है, तो इसमें तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, एक चीज़ होनी है। मगर जब हम लाइफस्टाइल चेंज की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे इख्तियार में क्या है, हम किस तरीके से इसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए, ऑलवेज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ऐसा ही है। तो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक ये कि जो सेंडेटरी लाइफस्टाइल है कि घर से उठे, गाड़ी में बैठ गए और फिर गाड़ी से उतरे और दफ्तर में बैठ गए, एयर कंडीशनड है, नो सनलाइट एक्सपोजर है, कोई वॉक नहीं है, स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेज नहीं है। फिर डाइट में देख लें आपके जंक फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा है, किसी के टेबल पे आपको दूध, कैल्शियम और विटामिन डी नज़र नहीं आता पड़ा हुआ जो कि होना चाहिए। And then other lifestyles like alcohol consumptions, cigarette smoking, and recreational other drugs, like they all leads to जो bones का जो गुद्दा है जो उसको destroy करते हैं। तो just like एक plain paper के बाद उसमें छननी की तरह आप समझें कि सुराख होना शुरू हो जाते हैं, और फिर वही हमें वो फिर आपको एक सरप्राइज मिलता है कि यू गॉट द माइनर ट्रॉमा। मतलब शुरू में तो नहीं पता चल रहा होता, कोई सिम्टम्स नहीं है, ये एक साइलेंट डिजीज है। अच्छा, मैं यू आर ऑस्टियोपोरोटिक बट यू डोंट नो। अच्छा, आपको बैक एक तक भी नहीं होगा, ग्रेजुअली आप हल्का सा एक स्टेप जीने से एक स्टेप आपका पाँव नीचे हुआ, यू गॉट द हिप फ्रैक्चर।
यू हैव अ रिस्ट फ्रैक्चर। तो ये जो सरप्राइज्ड फ्रैक्चर्स होते हैं यू मोस्ट लाइकली ड्यू टू द ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स, ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स की वजह से होते हैं। अच्छा डॉक्टर आफाक साहब, मुझे ये बताएं कि ये अचानक से जो फ्रैक्चर हो जाता है उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री होती है, ऐसे तो हड्डी टूटने वाली चीज़ तो नहीं है खामखा? जी बिल्कुल, देखें एक्चुअली हमारा ताल्लुक जो है ज़्यादा फ्रैक्चर्स डीलिंग से होता है। तो हम अमूमन देखते हैं हिस्ट्री होती है कि रात को उठे जैसे वॉशरूम जाने के लिए, ओल्ड एज फीमेल जो टिपिकल हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ ऑस्टियोपोरोसिस की, कि रात को उठी वॉशरूम जाना था, हाथ कहीं रखा, लड़खड़ाएं, पैर स्लिप हुआ और छोटा सा ट्रॉमा, यानी हल्का सा गिरी, मतलब एक स्टेप से भी नीचे एक स्टेप से गिरी और हल्का सा इतना ट्रॉमा हुआ कि नॉर्मली एक हेल्दी बंदे को शायद उससे फर्क भी ना पड़े, स्प्रेन हो जाए, पट्टा खिंच जाए जिसको हम कहते हैं, मगर वो इंटेंस पेन के साथ अगले दिन प्रेजेंट करती हैं। एक्सरेज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें या स्पाइन का या नेक ऑफ फीमर का यानी कि कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर नजर आता है। तो अच्छा, ये कूल्हे की हड्डी का हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ये क्या बहुत नाजुक होती है या इसके ये ज़्यादा टूटने के वाक़यात क्यों आते हैं? बिल्कुल, असल में जो कूल्हे की हड्डी है बेसिकली इट्स द पार्ट ऑफ योर एक्सेस, योर वेट बेयरिंग एक्सेस, जो आपकी बॉडी का जिस्म का जो वेट ट्रांसमिट हो रहा है ज़मीन तक, आप ज़मीन से अटैच है ना जब आप खड़े हैं, तो पूरी बॉडी में स्पाइन वेट को ट्रांसमिट करती है थ्रू योर हिप्स एंड देन थ्रू योर नीज। तो अगर आप देखें थोड़ा सा कि हमेशा आपको ज़्यादातर जो मसले ऑर्थोपेडिक्स के नज़र आते हैं वो या तो कमर दर्द होगा या घुटना दर्द होगा या कूल्हे में दर्द होगा। और जहाँ तक फ्रैक्चर का ताल्लुक है तो हिप इज़ अ मोबाइल जॉइंट, ये आपके चलने फिरने में इसकी मूवमेंट रिलैक्स उससे नहीं मिलता है। हाँ, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि इट्स नॉट अ इंसिडेंटल फाइंडिंग, इट्स अ प्रोसेस, एक अरसे दराज से वो डेवलप होता है। और हम जो अर्बन लाइफस्टाइल जब से हमारा ज़्यादा हो गया है, जब से हमारा चलना फिरना कम है, ख़ास तौर पर ख़वातीन में, अब तो मर्दों में भी कम ही है, वो जो स्ट्रेनस एक्सरसाइज जो होती थी ना डेली रूटीन में, जैसे अगर आप दही लाइफ को गांव की लाइफ को आप कंपेयर करें तो उनका एक लाइफस्टाइल है, उन्होंने सब्जियां काटनी है, मतलब जो है फार्मिंग करनी है, उस सब में ख़वातीन भी इन्वॉल्व हैं, मर्द भी। आपकी फिजिकल एक्टिविटी है सारा दिन। बिल्कुल। अब अगर आप यही चीज़ हमें कंपेयर करें एक नॉर्मल शहरी लड़के बंदे से, मिडिल एज या खातून से, तो उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? अगर एक हाउसवाइफ है तो घर में किचन की एक्टिविटीज़ हैं, कोई वॉक, कोई रेगुलर बेसिस पे आपकी जॉइंट्स पे जोर नहीं पड़ रहा। और जॉइंट्स और मसल, जैसे सबको पता है कि अगर आपने मसल बनाना है आपने जिम जाना है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जॉइंट्स पे जोर पड़ना भी ज़रूरी है। कंट्रोल्ड उसमें, यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके जॉइंट्स की मूवमेंट और उस पर स्ट्रेस इतना पड़ना कि बॉडी मजबूर हो कि उसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी डिपॉजिट हो। एक एस्पेक्ट इसका ये हो गया। ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अब अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट है डिपोजिशन की, मगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनली आप डेफिशिएंट हैं, उसका भी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है, जो कि जिसका सबसे बड़ा सोर्स है डेयरी सोर्सेज, यानी दूध, अंडा, मछली। एक और चीज़ देखी गई, ख़वातीन हमारी कॉमनली दूध से बू आती है या दूध पसंद नहीं करती, तो उनके लिए हम ये कहते हैं कि भाई आप दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, चीज़ बहुत अच्छा सोर्स है, या लस्सी, दही, तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं इस ऑस्टियोपोरोसिस में। फिर जब 45-50 के बाद जब आपका जो साइकिल है उसके चेंजेस आते हैं ख़वातीन में, तो इसीलिए मर्दों से ज़्यादा वो प्रोन हो जाती हैं, जो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कहते हैं बेसिकली, वो तो गायनी वाले ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मगर ये है कि वो प्रोटेक्शन करती है ख़वातीन की इन चीज़ों से। वो जब हट जाता है 45 के बाद, तो फिर वो उनकी हड्डियाँ तेज़ी से बुरबुरेपन की तरफ जाती हैं। हम इसकी एग्जांपल इस तरह देते हैं कि जैसे एक लकड़ी है नॉर्मल, अगर उसको दीमक खाने लग जाए तो देखने में तो आपको बिल्कुल ठीक लगेगी, मगर एक दिन आएगा कि उस पर जोर पड़ेगा और वो सर जोर भी क्या, अगर उसे टच भी किया जाएगा तो आई बिलीव कि वो सह नहीं पाएगी। सेम इसकी एग्जांपल वैसे ही है इसकी, बिल्कुल। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक एग्जांपल है, और अगर जो लोग इस वक्त शो देख रहे हैं और उनको इस तरह की प्रॉब्लम है तो ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि आप कितने हाई रिस्क पर खड़े हुए हैं। क्या करें, हमें दूध से भी स्मेल आ रही है, चीज़ हमें मिल नहीं रहा, कुछ एक्सपेंसिव भी है, दही भी नहीं खा रहे हैं, तो क्या करें? इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं? मेडिकेशंस की तरफ भागें या फिर हम नेचुरली ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ? नेचुरली देखिए, जितनी भी जो कैल्शियम की दवाइयाँ हैं उनका जो सोर्स है वो तो चूना ही है। हाँ। चूना ही है ना, जैसे हड्डियाँ या तो वो एनिमल सोर्स है या सिंथेटिक सोर्स है।
तो दोज हु आर नॉट लाइक, उनको दूध अच्छा नहीं लगता या चीज़ खा नहीं सकती, तो दूध से बनी हुई चीज़ें खा लें, जैसे दही डॉक्टर साहब ने बताया, लस्सी खा। डॉक्टर साहब, मैंने तो एक ग्रीक तिब्बी माहिर थे, उनके बारे में पढ़ा, तो उन्होंने कितना ज़बरदस्त जुमला लिखा। वो कहता है कि हम तो हैरान हैं कि जो लोग दही खाते हैं वो मरते क्यों हैं। इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है अगर हम दही का इस्तेमाल रखें। बिल्कुल, देखिए दही तो एक तो डेयरी प्रोडक्ट है दूध से, और रिच ऑफ कैल्शियम है। रिच ऑफ कैल्शियम। तो अगर आप दूध लेते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें लेते हैं, कैल्शियम ले उसके आपको मिलेगा। प्लस ये कि वो और भी तो उसके फ़ायदे हैं ना दही के, एंटासिड भी काम करता है, जो एसिडिटी से आप ये चीज़ें वगैरह खा के एसिडिटी की शिकायत होती है तो उससे भी बेहतर हो जाता है। फिर ये कि देखें डाइट्री, ये तो नॉर्मल हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट्स हैं, जस्ट जितनी कैलोरीज हमें चाहिए होती हैं उसमें फिर आपके जो डाइट के कंटेंट्स हैं ना, मिल्क, योगर्ट, एग, बीन्स एंड प्रोटीन्स। बट व्हेन यू आर रीच अ सर्टेन एज लाइक 45 ईयर्स के बाद या 50 ईयर्स के में मीनोपॉज जब हो जाता है तो योर बॉडी रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स। अच्छा। हाँ, तो वो आप जो डेली बेसिस पे न्यूट्रिशनल आप जो ले रहे हैं वो तो आप जिंदा रहने के लिए ले रहे हैं ना, जो आपकी ग़िज़ाई ज़रूरत है। ठीक है। लेकिन अब आपको जो है वो आपकी एक मसला हो गया है, हर बुरबुरापन आना शुरू हो गया है, और आपको जैसे एक्स रह रहे हैं, या वंस यू गॉट द सरप्राइज फ्रैक्चर एज वेल, तो उसके लिए तो फिर आपको सीमेंट लगाना है ना। अच्छा, ये सीमेंट कौन सा होगा? हम इसके ऊपर अब ज़रा बात करेंगे डॉक्टर आयशा से भी, डॉक्टर आफाक से भी, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, होता क्या है उस हवाले से बात की, और अब मज़ीद इस पर बात करेंगे। डॉक्टर आयशा, डॉक्टर आफाक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर आयशा, मुझे ये बताएं कि ठीक है जनाब, एक बंदे को ऑस्टियोपोरोसिस का अमल शुरू हो गया, उसकी एक सर्टेन एज हो गई, 40 क्रॉस कर गया, 45 क्रॉस कर गया, पता कैसे चलेगा कि उसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है? और अगर उससे होने वाली प्रॉब्लम्स अब उसे आना शुरू हो गई हैं, उसके कोई स्कैन्स हैं, कोई टेस्ट हैं, क्या किया जाएगा? देखिए, इसमें ये है कि हम लोग कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट और कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट की हेडिंग से पेशेंट्स का हेल्थ केयर मॉनिटर करते हैं। लाइक अगर कोई फीमेल है, मीनोपॉजल है या पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप में है, तो एक सिंपल एक्सरे जिससे हम बोन डेंसिटी या BMD, बोन मिनरल डेंसिटी का एक टेस्ट होता है जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है। एक्सरे है सिंपल, तो उससे ये कि हमें असेस हो जाता है कि बोन की जो डेंसिटी है वो कितनी है। तो इफ़ वो स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, देन वी गो फॉर द डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसको डेक्सा स्कैन कहते हैं। एट द मीन वाइल विटामिन D एंड सीरम कैल्शियम लेवल्स करा लेते हैं। एंड देन ये जब हमारे पास आ जाते हैं टेस्ट, तो अकॉर्डिंगली फिर हम उनका डेफिसिट निकालते हैं। ठीक है। तो डेफिसिट को फिर पूरा करने के लिए उस हिसाब से मिलीग्राम में कैल्शियम एंड विटामिन D इंटरनेशनल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से एक पब्लिक सर्विस मैसेज या अवेयरनेस देना चाहूँगी कि देखें, एक होती है डेली रिक्वायरमेंट। ठीक है। व्हेन यू नीड इट, either you take it from the nutritional point of view, आप उस अपनी डाइट में ऐड कर लें तो आपकी वो फुलफिल होती रहेंगी। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वी आर इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, पुअर कंट्री हैं, आवर फूड इज़ नॉट फोर्टिफाइड विद ऑल द विटामिन्स। अभी कुछ इंटरनेशनल न्यूट्रिशनल एजेंसीज़ ने कुछ फूड्स को फोर्टिफाइड किया है, जैसे आयरन है, आयरन को फोर्टिफाइड कर रहे हैं ये लोग, ब्रेड को आयरन से फोर्टिफाइड कर रहे हैं क्योंकि एनीमिया इज़ अ वेरी मच कॉमन। लेकिन कुछ दूध ऐसे हैं जो फोर्टिफाइड विद कैल्शियम एंड विटामिन D कर दिए हैं। तो देखें, ये वो फोर्टिफिकेशन है जो कि हमारी एक रिक्वायरमेंट है बॉडी की, ये तो चाहिए ही चाहिए, जो चाहिए ही चाहिए। जैसे 400 इंटरनेशनल यूनिट हमें विटामिन D डेली बेसिस पे चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो हम ये ले रहे हैं या नहीं ले रहे वो एक अलग बात है, लेकिन वंस यू डायग्नोज एज अ डेफिसिट, एज अ डिजीज, तो यू नीड एन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स। तो वो उसका हम डेफिसिट निकालते हैं, वी कंडक्ट द लैब्स, रिव्यू द रिजल्ट्स, टेक द डेफिसिट एंड देन उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए हम उस मिलीग्राम या उन इंटरनेशनल यूनिट्स में उसको रिप्लेस करते हैं। तो वंस द रिप्लेसमेंट इज डन, तो फिर हम उनका रीटेस्टिंग करते हैं।
रीटेस्टिंग करवाते क्योंकि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा देने से भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब डॉक्टर आफाक साहब मुझे ये बताएं कि एक बड़ा मसला ये होता है कि हाय रे मेरे गोडे, दर्द बहुत है, डॉक्टर को दिखाना है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर आफाक के पास जाना है, डॉक्टर आयशा के पास जाना है, किसके पास जाना है, ये कैसे पता चलेगा और कब पता चलता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो भी कंप्लेन है, जैसे अगर आपको आज ऑस्टियोपोरोसिस की बात हो रही थी, इसी हवाले से बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑस्टियोपोरोसिस प्रेजेंट्स विद बैक फ्रैक्चर्स। अच्छा। 50 ईयर्स से अबव बैक एक सिवियर ऑन वेरी लिटल वर्क, यानी कि जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं ट्रिवियल ट्रॉमा, यानी कि एक सिंपल सी चीज़ हुई, झटका आया, उनको दर्द आ गई। सूरत में सबसे पहले तो ज़ाहिर है आप प्राइमरी फिजिशियन के पास जाएंगे, जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे, वो आपके पेन को मैनेज करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट आपने जाना है, क्योंकि आपको बोन का पेन है, मैनेज नहीं हो रहा, यू हैव टू कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। अच्छा, आपके पास आएंगे? जी, हमारे पास। ठीक है। हम उनकी इमरजेंसी को मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर फ्रैक्चर है तो सबसे पहले वो ट्रीट होगा, उनको ट्रीटमेंट देंगे, ताकि उनको मेन चीज़ ये है कि उस वक्त तो जो भी पीछे हुआ, अभी उनको पेन है, हमने उनको वापस अपनी लाइफ में लाना है, तो उसकी पेन मैनेजमेंट होगी। जो प्रोसेस पीछे जिसकी वजह से वो हुआ, उसको फिर सब्सिक्वेंटली टैकल करने के लिए हम अपने साथ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, जो भी फील्ड है उनको हम शामिल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्राइमरी फिजिशियन के पास जाना है। अगर वो ये समझते हैं कि भाई ये मसला जो है ना, दिस नीड्स अ स्पेशलिस्ट कंसल्ट, और तो फिर वो हमारे पास भेजेंगे। 2-3 मेन फ्रैक्चर्स है जो ऑस्टियोपोरोसिस में हम इनकाउंटर करते हैं। सबसे कॉमन है बैक, ठीक है, स्पाइन का, उसके बाद हमें आता है हिप का, और तीसरा आप अगर देखें तो रिस्ट का। अच्छा, ये जो आपने स्पाइन फ्रैक्चर की बात की, ये अगर फ्रैक्चर हो जाए तो फिर आजकल एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि जनाब मेरे मोरों में दर्द हो रहा है और मेरे शोल्डर फ्रोजन है, तो ये उसका भी सबब बनेंगे फिर? देखें, अगर फ्रैक्चर हो तो वो सिर्फ दर्द नहीं होगा, वो शदीद दर्द होगा। वो शदीद दर्द होगा, इतना डिबिलिटेटिंग होगा कि आपको चलने फिरने में, नॉर्मल एक्टिविटी में पेन होगा। और उसकी मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीटमेंट भी आराम ही होता है। इनिशियली मोस्ट ऑफ द फ्रैक्चर्स जो स्पाइन से रिलेटेड है, उनको ज़्यादातर रेस्ट से ही ट्रीट किया जाता है। हाँ, अगर उसमें कोई ऐसा फैक्टर आता है जिसमें नस का दबाव, जिसको कहते हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है आपकी, उसमें कोई दबाव आ रहा है, या कोई वो आगे बढ़ के जाके कोई नुकसानदेह चीज़ जैसे मुस्तकिल पैरालिसिस का कॉज करता, तो फिर उसको सर्जिकली ट्रीट किया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनी तौर पर उनके पास कोई सवाल होगा। आप दोनों की गुफ्तगू वो सुन रहे थे, क्या सवाल है ज़रा हम सुन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी इमरान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, सुबह बखैर। जी, आपको भी बहुत बहुत सुबह बखैर। अच्छा, मेरा सवाल दोनों डॉक्टर से है। एक तो ये कि खवातीन में जो लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, तो क्या इसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है? और दूसरा डॉक्टर आफाक से मेरा सवाल ये है कि हम लोग नमाज से पढ़ते हैं, तो सजदे में जब उठते हैं तो अक्सर ना घुटने में कट टक इस तरह की आवाज़ आती है, ठीक है। और तीसरा सवाल ये था कि हमारे जो मोहरे होते हैं, ये मोहरों में गैप कम हो जाता है, या ये डिसमेंटल हो जाते हैं, या डिसलोकेट हो जाते हैं, तो क्या ये भी ऑस्टियोपोरोसिस की ही वजह से होता है, या इनकी कुछ वजह और वजूहत होती है? चले जी, पूछते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे बताइए टक टक आवाज़ क्यों आती है सजदे में? कॉमनली देखें, सबसे कॉमन जो इसका रीज़न है तो मसल की स्नैपिंग होती है, तो इट्स नॉट अ बिग इशू। अगर आप यंग हैं, आप एक्टिव हैं, तो इट कैन बी लाइक, इसको कहो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। उससे आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिविटी बढ़ाएंगे, वो बेहतर हो जाएगी। हाँ, ओल्ड एज में अगर 40s 50s के बाद आती है, तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस नहीं, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जोड़ों का घिसाव का जो अमल है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है, बल्कि ऑस्टियोपोरोसिस से भी ज़्यादा, तो उसकी वजह से कभी कभी ऐसा हो सकता है। उसके लिए जाहिर है कि आप एक्सरेज करके देखेंगे, जॉइंट का जो स्पेस है वो रिड्यूस्ड है या वेट ज़्यादा है, उस सब चीज़ों को देखा जाएगा, उन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। उसका और क्या था सवाल इनका? अच्छा, दूसरा वो पूछ रहे थे कि ये जो मोरों में कुछ डिसलोकेशन हो जाती है, ये क्या चीज़ है? इससे ऑस्टियोपोरोसिस का इससे क्या ताल्लुक? बिल्कुल, मोहरों की डिसलोकेशन नहीं, मगर जो गैप की कमी का कह रहे हैं, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस का रोल है। अगर हड्डियां कमज़ोर हों और फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर हो, देखिए जो हमारे मोहरे हैं ना, वो हमारा एक्सेस है, हमारी बुनियाद है बॉडी की, इस पे सारी बॉडी का मसल अटैच है, एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। अगर उसके अलाइनमेंट में कोई डिफरेंस आता है, जैसे कोई मोहरा टूटने की वजह से पिचक जाता है, मोहरों का टूटना पिचकने को लीड करता है, यानी ऐसा नहीं होता कि टूट के अलग होगा, दे कंप्रेस। अच्छा, तो उससे एक्सेस ज़ाहिर अफेक्ट होता है, और ऊपर और नीचे वाली नसों के दबाव का खदशा आता है, जिसको आम अल्फाज में गैप की कमी या
ये नस पिंच हो गई है, कोई दब गई है, हम ये पूछ रहे जो मैं होते हैं। लास्ट अभी बता रहा था अर्कुनिसा का कोई इससे है ताल्लुक? बिल्कुल। अगर तो ये ज़्यादा होता है, इसके लेवल्स हैं, डिग्रीज हैं, अगर ज़्यादा होता है तो फिर जाहिर है उससे नसें जा रही हैं, सारी नर्व्स जा रही हैं, आपकी नर्व रूट्स हैं वो दबाव में आती हैं, उनका दबाव फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ हमें लीड करता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ। कॉलर ने डॉक्टर आयशा ये पूछा है कि क्या लिकोरिया के बाद इस हवाले से क्या बताएं? नहीं वेरी अच्छा क्वेश्चन है इनका। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को यही लगता है कि ये जो पानी की शिकायत है, ये लिकोरिया है, ये इनकी हड्डियां भुर भुर के जो है ना इस सूरत में आ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लिकोरिया का कोई एसोसिएशन नहीं है ऑस्टियोपोरोसिस के साथ। अच्छा, सही है। ये टोटली एक डिफरेंट डिजीज़ है, इसकी डिफरेंट इटियोलॉजी है, उसके कॉजेज़ अलग हैं, उसकी ट्रीटमेंट अलग है। और ऑस्टियोपोरोसिस अनदर वो एक अलग चीज़ है। तो उसको डिग आउट करना पड़ता है कि लिकोरिया में उसका कलर, स्मेल, कंसिस्टेंसी एंड द रिलेशन विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, एवेलुएट करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट अलग है। उसका इसके साथ कोई ताल्लुक, ऑस्टियोपोरोसिस का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और कॉलर के सवाल अच्छे थे वैसे, नो डाउट कि उन्होंने डॉक्टर आफाक के हवाले से भी बड़े रेलेवेंट क्वेश्चन किए और आपके लिए भी। हमारा मकसद यही होता है इन तमाम तर सवाल जवाब का कि जनाब जो इबहाम है, लोगों के अंदर जो कन्फ्यूजन्स है वो दूर हो जाए। ऑस्टियोपोरोसिस की हम जब बात करते हैं तो क्या है, क्यों होता है, तशखीस कैसे मुमकिन है, जनाब आली इसका इलाज क्या है, इन तमाम चीज़ों पे हम अपने जो तिब्बी माहिरीन हैं उनसे बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर्स मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर अपनी ग्रिप रखते हैं। ऑर्थोपेडिक है वो उस हवाले से आपको गाइड कर रहे होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो उस हवाले से आपको गाइड कर रही होती हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, ऑस्टियोपोरोसिस का डे मनाने के साथ साथ हमें ज़रा इस बात को भी मद्देनज़र रखना है कि हमने अपने आप को इन तमाम चीज़ों से को मैनेज करते हुए चलना है। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ये एक ऐसी इस्तिलाह है जब हम इस्तेमाल करते हैं जो सबसे ज़्यादा हमें सुनने में आती है। वर्कआउट इसके अंदर आएगा सबसे पहले डॉक्टर फाक। देखें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वही बात जो हम हमेशा एम्फेसाइज करते हैं, इट्स नॉट लाइक ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने जैसे हम देखते हैं ना 15 दिन में वेट कम हो गया आपका, आपकी बॉडी, ये चीज़ नहीं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस दैट इनकम्पसेस योर एंटायर लाइफ। आपने सारी ज़िंदगी वो फॉलो करना है इन एनी केस। उसमें सबसे आसान हम ये कहते हैं कि हफ्ते में 3 दिन ऑल्टरनेट डेज पे 30 मिनट्स ऑफ वॉक या 45 मिनट्स ऑफ नॉर्मल पेस्ड वॉक आप रखें, पहली चीज़। दूसरा ये है कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको अपग्रेड करें, डेली वॉक पे आएँ, जिम पे आएँ, एज वाइज आप अपनी एक्टिविटी मॉडिफाई करें। और आजकल की लाइफ में जैसे 40s 50s में जो मेल्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बैक एक और इस तरह के जोड़ों का दर्द का, और इसकी मोस्ट कॉमन वजह ये है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे रहना है एसी से ऐसी। बिल्कुल डॉक्टर फाक, मैं आपकी बात बीच में कर रही हूँ कि आपने देखा होगा कि भी बैक एक हो गया तो मोल्टीफॉर्म वालों से तकिया ले आए, वो आप देखें ऑफिस की सीट पे आपको पड़ा मिलेगा, गाड़ी की सीट पे पड़ा हुआ मिलेगा, लेकिन नो बॉडी इज इंटरेस्टेड टू रूट कॉज एनालिसिस फॉर दिस बैक एक। अच्छा, हार तक के हकीम के मंजून भी खाने हैं और फिर दवाइयाँ भी फार्मेसी वाले की चल रही हैं, बट मतलब जो करना है वो नहीं कर रहे हैं, वो अपना एफर्ट जो हमें चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। फिर उनको बेसिकली 60 साल की उम्र में एक बुढ़ापे से भी डर लग रहा होता है। तो ये एक खौफ है इंसान में कि अब बुढ़ापा आ जाएगा तो अब क्या मैं बूढ़ा हो गया। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त शामिल है, महनाज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महनाज। जी वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। और आप हमारा शो देख रही होंगी, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? मुझे ये सवाल पूछना है कि मेरी एज 47 ईयर्स है और मुझे जो है वही घुटनों के जॉइंट का इशू है, तो इसकी क्या इसका होना चाहिए, मतलब ऑपरेशन पर जाना चाहिए या कोई ट्रीटमेंट है? अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त सवाल आ गया है कि जनाब क्या करें, पूछ लें पहले आप, रिप्लेस कर वाले क्या करें अगर घुटनों में इतना दर्द है, चला भी नहीं जा रहा, उठा भी नहीं जा रहा। 47 ईयर्स ओल्ड लेडी है। चलें, आपकी प्लेटफॉर्म से ये भी एक मैसेज अच्छा सवाल था, बिल्कुल इसको देते हैं कि देखिए जो जॉइंट रिप्लेसमेंट जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, एक कॉमन प्रोसीजर हो गया है, उसकी प्री रिक्विजिट्स होती हैं। अच्छा, सबसे पहली बात जो अगर सिंपली आप 1 लाइनर पूछें तो वो है पेन। इफ़ द पेन इज़ अफेक्टिंग योर लाइफ, इतना अफेक्ट कर रहा है कि आपकी नॉर्मल चलना फिरना
नॉर्मल सोशल लाइफ अफेक्ट हो रही है, ठीक है, तो फिर हम सोच सकते हैं, करना नहीं, अभी सोचना है कि उस तरफ, वरना 47 इज़ नॉट दैट बैड, इतनी एज नहीं है। हम बाकी मेजर्स की तरफ जा सकते हैं, जैसे जिसमें सबसे पहले जो ख़वातीन में इशू आता है, हमारी घरेलू ख़वातीन में वेट। शादी हुई, बिल्कुल स्लिम स्मार्ट थी, शादी हुई, बच्चे हुए, वेट गेन किया, ड्रास्टिक वेट गेन हो गया, घुटने में दर्द आया, कमर में दर्द आया, स्ट्रेस आया, परेशानी, तो वही चीज़ फिर हम वही जाते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इनिशियली आप ज़मीन पे बैठना, सीढ़ियाँ का उतरना चढ़ना, ये इनके लिए मशवरा है जी बिल्कुल। ज़मीन पे बैठना, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, इसको फ़िलहाल बंद करें या जितना कम हो सकता है करें। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा, फिर हमारे ये जिम प्रोग्राम्स आए हुए हैं आजकल, भाई वेट ज़्यादा है, चलें जिम चलें, एक महीने में जो है ना 10 किलो वज़न कम कर देंगे। अब वो जिम वाले भी ये ओवर जो है ना आपको बता देते हैं, हम भी ओवर एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं, जोर लगाते हैं, स्क्वाट्स करते हैं, छलांगे मार रहे हैं। अब एक बॉडी के नीज की जो आपके मसल्स हैं, दे आर नॉट लाइक कंडीशनड फॉर इट। पिछले 30, 35, 40 साल से उन पे कोई ऐसा जोर बचपन के बाद नहीं डाला गया। अब आपने 15 दिन एकदम से आप शॉर्टकट की तरफ चले गए। बहुत कॉमन है नी इंजरीज। खवातीन बड़ा पैटर्न है ये देखा गया है, खवातीन मिडिल एज खातून थोड़ा सा ओवरवेट, जिम गई, जिम इंस्ट्रक्टर ने स्क्वाट कराया, स्क्वाट यानी जमीन पे उठना बैठना झटके जैसे, अच्छा लंजिस कराए, उस वक्त तो उन्होंने बड़े खुशी से कर लिया, अगले दिन ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आया, दर्द हो गया। पता चला कि या तो हेयर लाइन हो गया या फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर ना भी हो तो मस्कुलर जो इंजरीज होती है वो पेनफुल होती है, जो कि फिर आप जिम का जो है ना आपका एक्टिविटी को 15-20 दिन महीना आपको मॉडिफाई करना। एक चीज़ डॉक्टर साहब आप भी बताइएगा, डॉक्टर साहब आप भी बताइएगा, हम सुनते थे कि पहले हम ये सुनते थे कि जनाब ज़मीन पे सोना बड़ा अच्छा होता है, उससे कमर का दर्द नहीं होता। अब डॉक्टर्स मना करते हैं, हमने सुना वो कहते हैं कि फला मैट्रेस पे लेटे या फला उस पे आप बेड पे लेटे हैं। ज़मीन पे सोना इन इटसेल्फ देखें इतना बुरा नहीं है, मगर अगर आपको बैक पेन आ गया है हाँ, तो अब सोने में मसला ये है कि एक तो यह है कि ज़मीन की जो कंसिस्टेंसी हार्ड है, बहुत इतनी हार्ड आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। ज़मीन पे आप हम ये नॉर्मली आम अल्फाज में बताते हैं, सिंपल एक गद्दा बिछा के सोएं, पतला, ठीक है, तो ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला, बट दिस इज फॉर अ पर्सन हु डजंट हैव एनी कंडीशन। अगर एक बंदे को पेन आ गया बैक का, अब उन्होंने सोने के लिए जाहिर है बैंड होना है, झुकना है। ये गद्दा जो आपने बताया हल्का सा, ये स्प्रिंग होना चाहिए, फोम जेल कौन सा होना चाहिए? स्प्रिंग इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। रुई का गद्दा इज द बेस्ट, जो ओल्ड स्कूल जो है हमारा, दैट्स द बेस्ट। और हाँ, जब बैक एक आ गया अब आपने ऊंची जगह पे सोना है, क्योंकि आपने झुक के लेटना है, लेट के उठते हुए पूरी स्पाइन को जोर देना है। उस दौरान अगर आपका बैक एक है, उसकी सिवियरिटी बढ़ ना जाए, कोई नर्व पिंचिंग ना हो, इसलिए उसको सिंपल ये लॉजिक है कि अवॉइड किया जाए। बहुत ज़बरदस्त बातें और बहुत इन्फॉर्मेटिव। डॉक्टर आफाक, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा। डॉक्टर आयशा, यकीनी तौर पर आज जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है ये हमारे नाजरीन के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी, और उन लोगों के लिए कि जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस का अमल शुरू हो चुका है और कुछ प्रॉब्लम्स भी थोड़ी बहुत आना शुरू हो गई हैं, तो आज हमारे जो माहिरीन ने आपको बताया, अगर उस पर अमल करेंगे, उस चीज़ को अपनाएंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाएंगे, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिमांड्स हैं अब आपकी, उनको पूरा करना पड़ेगा। अगर आपने कैल्शियम नहीं लिया, अगर आपने वर्कआउट नहीं किया, अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा, तो फिर परेशानियाँ बढ़ती चली जाएंगी, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और यही उम्मीद करते हैं कि आपकी जो तकालीफ हैं उनमें अब कमी आना शुरू हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम मज़े मज़े की बातें करेंगे और बहुत सारी बातों पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और आज हम बहुत सारी चीज़ों पर बात कर रहे हैं, बहुत सारे मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं, और इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सा एक मौजू है। 20 अक्टूबर को एक और भी दिन मनाया जाता है और उसे कहते हैं वर्ल्ड्स शेफ़्स डे, यानी कि जो शेफ़्स हैं उनका आलमी दिन मनाया जाता है, उनको ऑनर करने के लिए, उन्हें एक ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। अच्छा, जब हम कोई दिन मनाते हैं इंटरनेशनली तो फिर उसके बहुत सारे मकासद होते हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हम क्यों दिन मनाते हैं और उसकी वजह क्या होती है, उस दिन मनाने से कोई फ़ायदा होता है, नहीं होता, इन तमाम तर चीज़ों पर हम बात करें। थोड़ी सी हम शेफ़्स डे के हवाले से अगर बात कर लें तो मुआशरे में शेफ़ का किरदार, उसे उजागर करने के लिए दिन मनाया जाता है, उसे ऑनर करने के लिए दिन मनाया जाता है।
एक शेफ़ होने के साथ साथ टीचर भी होता है, क्योंकि वो आने वाले स्टूडेंट्स को भी सिखा रहा होता है, पढ़ा रहा होता है। तो जनाब वो उसे एक मौल्लिम के तौर पर भी हम पहचानते हैं। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ़ सोसाइटी भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस हवाले से, दुनिया भर में इसकी बहुत सारी तकरीबात होती हैं, वर्कशॉप्स होते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उस पर लोगों की कारकर्दगी को सराहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे खाने बनाए जाते हैं, मज़े मज़े के खाने बनाए जाते हैं। तो हमारे साथ भी आज 2 शेफ़ मौजूद हैं और हमारे गेस्ट हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, शेफ़ साइमा अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। आप CEO हैं सैम बेक्स ऑफिशियल की। और हमारे साथ राबिया सिद्दीकी मौजूद हैं, जो कि यंग एनर्जेटिक ओनर हैं देसी डिलाइट बेकरी की। अच्छा जनाब, आप दोनों को शेफ़ डे मुबारक हो सबसे पहले। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये शेफ़ होता क्या है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे ऑन योर शो। माय प्लेजर। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज इंटरनेशनल शेफ्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसके हवाले से मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके बेसिकली क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी कि शेफ्स डे इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा होता है क्योंकि हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं अपने तमाम उन शेफ्स को जो एक कंटिन्यू डेडिकेशन, पैशन के साथ किसी भी रेसिपी को मेमोरेबल बनाते हैं। अच्छा। ठीक है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ कोई डिश क्राफ्ट करते हैं और आपकी टेबल तक पहुंचाते हैं। तो उनकी इन तमाम हार्डवर्क का, उनकी इस तमाम जर्नी के लिए हमने एक दिन जो है वो रखा हुआ है जिसमें तमाम शेफ्स को हम ट्रिब्यूट और ऑनर किया जाता है, और ये इंटरनेशनल शेफ्स डे के नाम से पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। आपने कहा कि वो अपनी तमाम तर एक्सपर्टीज़ के साथ कोई डिश क्राफ्ट करते हैं। यस, बिल्कुल। तो आप आज क्या लाई हैं हमारे लिए, ज़रा वो भी तो बताएं, आपने क्या बनाया है? अच्छा जी, आज मैं जो हूँ वो पाकिस्तान में एक बहुत ही ट्रेंडिंग क्यूजीन अब आजकल चल रहा है, जो लोगों में बहुत पॉपुलर भी है, कोरियन फूड के हवाले से हम बात कर रहे हैं। भी 2-3 दफ़ा डिमांड हो चुकी है घर वालों की तरफ से। चाइनीज़ के बाद इस वक्त जो सबसे ज़्यादा शौक से लोग खा रहे हैं वो है कोरियन खाना। तो उसी के हवाले से आज मैं आप लोगों के लिए बना के लाई हूँ चैनल के लिए। यहाँ सामने कोरियन जो है वो चिकन लाइम रैप्स रखे हैं हमारे पास। कोरियन चिकन लाइम रैप्स। अच्छा जी, ज़बरदस्त, बड़ा मज़ेदार सा नाम है इसका। बहुत लंबा नाम हो गया है लेकिन अब आपको बर्दाश्त करना होगा। और दूसरा जो है वो कोरियन चिली चिकन है विद गोचूजंग राइस। गोचूजंग राइस जी, मैंने थोड़ा सा कोरियन नाम लेना था लेकिन मैंने नहीं लिया, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हम इनको ज़रूर डिस्क्राइब करेंगे अपने आगे। अच्छा मुझे बताएं, जो पहली डिश आपने मुझे बताई है जिसका एक बड़ा लंबा सा नाम है, आप दोबारा रिपीट भी करें और मुझे बताएं कि इसके अंदर होता क्या क्या है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं? जी देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पाकिस्तानी खाने और डिफरेंट क्यूजीन्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट से डिफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है। और वही हमारे क्यूजीन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि पाकिस्तानी खाने में सबसे ज़्यादा हमारे पास गरम मसाले साबुत यूज़ किए जाते हैं। अगर किसी भी डिश में दुनिया में आप कहीं भी बैठे हुए साबुत गरम मसाले वाली डिश खा रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा भाई ये पाकिस्तानी है। ठीक है। इसी तरीके से अगर थाईलैंड की आप देख लें, बात करें तो वहाँ जो है कोकोनट मिल्क का बहुत इस्तेमाल किया जाता है और वो डिफरेंट पेस्ट के साथ अपनी करीज रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये थाई फूड है। सेम गोज़ विद कोरियन फूड के इनके पास कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इनके लाजिम हैं इनके खाने में डलना, जैसे कि गोचूजंग पेस्ट। सबसे पहला तो ये आ गया। अब ये क्या है? गोचूजंग पेस्ट वो है फर्मेंटेड चिलीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ चिली फ्लेक्स होते हैं। ठीक है। इनका चिली फ्लेक का नाम होता है गोचुगारू। गोचुगारू से ये गोचुगारू को फर्मेंट किया जाता है इस चिली पेस्ट को बनाने के लिए। ठीक है। तो ये मेन इंग्रेडिएंट होता है इनके खाने में, जो मोस्टली इनके बारबेक्यूज़ में भी डल रहा होता है और मोस्टली इनकी डिशेस, स्टर फ्राई डिशेस में भी यूज़ हो रहा होता है। तो आज जो मैंने रैप बनाया है उसको मैंने थोड़ा सा फ्यूजन बनाया है। फ्यूजन कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसकी जो फिले है, चिकन फिलेज लिए हैं, उनकी मैरिनेशन की है विद गोचूजंग
पेस्ट अलोंग विथ हमारा जो लेमन होता है, लेमन जेस्ट के साथ, अच्छा। और उसमें लेमन जूस भी डाला है। तो एक नई क्रिएटिविटी, एक नया जायका निकल के सामने नया जायका आया, क्योंकि गोचुजंग के साथ चिली लाइम बहुत, मुझे नहीं पता कि कोई और भी यूज़ करता है या नहीं, बट मैंने सोचा कि कुछ एक नई चीज़ बनाई जाए। तो उसके साथ मैंने इसको मैरिनेट करके इसका जो रब है यानी मसाला जो बनाया था, और उसके बाद फिर इसको हम कोट करते हैं एग में, फ्लावर में कोट करके फ्राई किया इसको हल्का सा, कहना चाहिए सौते कर लें, कह लें। फ्राई करने के बाद हमने इसको रैप में कन्वर्ट किया है। ऑब्वियसली इसमें हमने कुछ सॉसेस भी बनाई हैं, होममेड सॉसेस, जो इसकी बेस में दी है, रैप के बेस पे असेंबलिंग करते वक्त। और उसी के साथ मैंने इसको एक जो है ना, जब मैंने इसका फिले रेडी कर लिया फ्राई करके, मैंने गोचुजंग और लाइम की एक सॉस बनाई थी जो कि स्वीट एंड सावर सॉस कहलाती है। ठीक है, कोरियन फूड का जो मेन टेस्ट होता है वो स्वीटनेस, सावरनेस और बहुत ज़्यादा हॉट होता है। तीन चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा नुमाया है कोरियन फूड में। यानी अगर कोई आपको कोरियन फूड कहेगा और वो आपको बिल्कुल फीका खाना दे दें तो आप समझ लें वो जाली है। ठीक है, तो इसकी मेन स्पाइसीनेस इसमें तेज़ होती है, बट वो स्पाइसीनेस सावरनेस और स्वीटनेस के साथ जब मिलती है तो बहुत अच्छा फ्लेवर डेवलप करती है। और शेफ़ वही होता है जो एक्सपेरिमेंट करता रहे और न्यू फ्लेवर्स डेवलप करता जब रहे। मतलब आपको मुख्तलिफ टेस्ट के टेक्सचर्स आने चाहिए, पता लगे कि भाई इसमें लाइम का भी जायका आया हुआ है, जेस्टी भी है, ये स्वीटनेस भी है और भाई थोड़ा सा स्पाइसी भी दूसरी जो बड़ी मज़ेदार सी डिश नज़र आ रही है, इसके बारे में बताएं ज़रा, इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है? ये इसमें भी मैंने इसका जो बेस बेसिकली मैंने बनाया है वो गोचुजंग पेस्ट के साथ ही बनाया है, और फिर रेगुलर हमारे जो ब्लैक पेपर वगैरह स्पाइसेस होते हैं जो मेरा ख्याल है हर घर में मौजूद होते हैं, जो कि मेजॉरिटी लोग, जैसे आपने चाइनीज़ चिली चिकन जैसे खाया होगा, ये ऑलमोस्ट उसी तरीके से होता है, बट इसमें बेस आ जाती है गोचुजंग की। गोचुजंग इज समथिंग लाइक पाकिस्तानी गरम मसाला, पाकिस्तानी उनका कोरियन गरम मसाला, कोरियन पेस्ट, ठीक है, चिली पेस्ट हो गया। उसके साथ फिर मैंने इसकी फिर वही सॉस एक बनाई और उसमें भी मैंने स्वीटनेस एंड सावरनेस को बैलेंस किया है। बट इसमें सबसे ज़्यादा जो एक इसकी हॉटनेस आई है गोचुगारू से। अब गोचुगारू मैंने आपको बताया था चिली फ्लेक्स है, चिली फ्लेक्स और गार्लिक का, चॉप्ड गार्लिक का, फ्रेश चॉप गार्लिक का इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है इस डिश में, जो कि कोरियन चिली चिकन कहला रहा है। तो चिली इसलिए कहला रहा है क्योंकि इसमें हमने गोचुगारू को यूज़ किया है एज अ बेस हमने गोचुजंग पेस्ट को किया है यूज़, और उसके बाद हमने सारा स्टर फ्राई बड़ा खूबसूरत तरीके से इसके साथ राइस आपने ये गोचुजंग राइस बनाए हैं। जैसे कि हमारे पास चाइनीज़ फ्राइड राइस होते हैं, मैं चाइनीज़ को इसलिए बार बार ज़रा दे रही हूँ हवाला क्योंकि हमारे पास लोगों को एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती आ जाए कि, लेकिन इसका जो मेन बेस मैंने दिया है वो डार्क सोया सॉस अलोंग विद गोचुगारू एंड गोचुजंग, दोनों को स्टर फ्राई में यूज़ किया है। सारी टेक्निक्स कोरियन फूड में स्टर फ्राई ये की यूज़ दोनों होती है। डिशेस जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें खट्टा मीठा कुछ डिफरेंट सा जायका, मुख्तलिफ टेस्ट बर्ड्स जो है वो हमारे फील करेंगे। अच्छा जनाब, बिल्कुल इन्हें चेक भी किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये कैसे बने हैं। जो बताया है, जो रेसिपी बताई गई है, जो इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं, तो आप जब सुनते ही नहीं तो आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जब थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूँ तो बड़ी खूबसूरत सी मुझे ड्रम स्टिक्स नज़र आ रही हैं और एक बड़ा डिफरेंट सा केक नज़र आ रहा है जो एक बज़ाहिर शेफ़ का गाउन है, आई थिंक वो बना हुआ है। शेफ़ डे भी है तो उसकी रेलेवेंस है। जनाब राबिया सिद्दीकी साहिबा, आपने ये प्यारा सा केक भी बनाया है, ये ड्रम स्टिक भी बनाई है। मुझे सबसे पहले ना आप ड्रम स्टिक्स के बारे में बताएं कि कैसे बनाई हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करे हैं, इस पर ख़ास बात क्या है, जायका कैसा आएगा इसका? First of all, thanks to invite me here for speaking about the International Chef Day, क्योंकि
हम बोलते हैं तो पता चलता है कि क्या हो रहा है दुनिया में। अब जैसे मैं बात करूं कि हम अभी, जैसे मैम ने भी ये बात कही तो मैं उसको सेकंड करूंगी कि पहले ये होता था चाइनीज़ हैं, अमेरिकन्स हैं, थाई हैं, वो सब अपने अपने कंट्रीज तक महदूद होते थे। फिर क्या होता था कि जब ज़ाहिर है कल्चर एक्सचेंज हुआ, लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना शुरू किया, तो टेस्ट जो थे, टेस्ट बर्ड सबके डिफरेंट थे। वो भी डेवलप होना शुरू हो गए ना। जब गए तो उन्होंने कहा अच्छा ये है, अच्छा ये है। लेकिन जैसे हम पाकिस्तानी एशियन जो होते हैं, हमारे फूड्स किस तरह के होते हैं, ज़ाहिर है हमें स्पाइसी खाने की आदत होती है, वो नॉन स्पाइसी खाते हैं। जैसे मैम ने काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है हर चीज़ का कि थाई हैं तो उनके अंदर उनको वो अपने चीज़ों में ये चीज़ ज़्यादा उनके डोमिनेंट होती है। तो फिर ये हुआ जब कल्चर एक्सचेंज हुआ तो उसमें लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम फीके फीके खाने खाते हैं, ये तो इतने मज़े के स्पाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, जैसे पिज़्ज़ा किया, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो पिज़्ज़ा कैसे होता था, बिल्कुल मतलब एक ब्रेड की तरह उसके ऊपर कुछ लगा हुआ है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब हमारे पास आया पिज़्ज़ा तो हमने उसके अंदर स्पाइसेस भी किए, हमने उसके अंदर हमने अपना कल्चर उसके अंदर डाला और थोड़ा सा। अब आप ये देखिए कि अब वो लोग भी यही वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो लोग ये टेस्ट करते हैं। सिमिलरली पानी पूरी हो गए, बड़े शौक से खाते हैं, ये मैंने खुद ने भी ऑब्जर्व किया है। मैंने टूर वगैरह किया आउट ऑफ कंट्री भी, गोरों को पसंद आता है बहुत ज़्यादा वो लोग इन चीज़ों को और वो करते हैं, लेकिन वो लोग खाते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं। तो इसकी असल बात फिर ये हुई कि जो चीज़ अच्छी बनी हो तो चाहे वो आपके कल्चर की हो या ना हो, वो आपको पसंद आ जाएगी, बिल्कुल पसंद आती है। तो ऐसा ही है। तो फिर क्या हुआ कि जाहिर है अब जब अगर ये देखा जाए तो ड्रमस्टिक्स जो हैं ये भी एक तरह की चाइनीज़ डिश ही है मोस्टली। अब उसमें क्या होता है कि अगर मुझे ये लगा मेरे कंट्री में है, लेकिन मुझे उनका फ्लेवर नहीं है पसंद, मुझे उनके स्पाइसेस नहीं है पसंद, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। अब जैसे चाइनीज़ सॉल्ट है, हमने डाल लिया, उसमें चिकन पाउडर हमने डाल लिया, उसका आगे, लेकिन वो ज़्यादा फीके की तरफ चला जाएगा। उसके फ्लेवर को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए हमने उसके अंदर वो जो है सोया सॉस डाल ली, चिली सॉस डाल ली, ऑस्टर डाल लिया, इसी तरीके से ब्लैक पेपर डाल लिया, ताकि उसका चिकन जो है वो अपना फ्लेवर ना मतलब खोए, और बाकी जो दूसरे फ्लेवर्स हैं उसके अंदर ऐड होके उसको एक बड़ा अच्छा फ्लेवर बेस उनकी ले ली, कुछ तड़के अपने लगा दिए ताकि हमारे हिसाब से भी वो अच्छा लगे हमें। तो मैंने आज ये ड्रम स्टिक्स नॉर्मली जो बनती हैं तो वो क्या करते हैं कि चिकन लेग पीस जो होते हैं उनको लेके और मैरिनेशन करके और उनको बनाते हैं। लेकिन वो क्या होता है, मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि उनको ये थोड़ा सा फीका लगता है। चिकन देखा जाए तो चिकन लेग है या चिकन ब्रेस्ट है तो वो बड़ा फीका सा टाइप होता है मीट। तो उसको मैंने क्या किया, सारे मतलब उसका गोश्त बॉईल करके सारा उसको निकाला, श्रेड किया उसको, उसमें थोड़ा पोटैटो ऐड किया, उसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर ऐड किया ताकि उसकी बाइंडिंग के लिए, उसमें स्पाइसेस ऐड किए, सोया सॉस, चिली सॉस, ऑस्टर डाली मैंने, कुछ अपने मेरे स्पाइसेस होते हैं जो मैं लाजमी ऐड करती हूँ, जो मैंने बना के रखे हैं स्पेशली, जो मैं हल्का सा ज़रूर टच देती हूँ, उससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, वो मैंने इसके अंदर ऐड किए। उसके बाद इसके अंदर जो था मैंने चीज़ भी डाला है, और चीज़ डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैंने बाइंड किया एक शेफ़ की क्वालिटी यही होती है कि वो सीधी चीज़ को भी कहीं ना कहीं से कुछ मुनफरिद बना देता है। अच्छा, तो ये सलाहियत उसके अंदर आती कैसे, इस पर मैंने आप दोनों से ये सवाल करना है कि ये शेफ़ और कुक कोई फ़र्क है इन दोनों में या बस एक ही टर्म है, एक ही वो है? हाँ जी, बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है। कुक जो होता है, हर इंसान कुक होता है, हर इंसान कुक है। अगर मैंने अभी सैंडविच बनाया अपने घर में, मैं भी कुक हो गए, ठीक है। लेकिन जब बात आती है ना शेफ़ की, तो शेफ़ जो होता है बाकायदा एक एजुकेशन लेके आता है, एक एप्रोप्रिएट उसको नॉलेज होती है, एजुकेट होता है वो उसके बारे में, हाउ टू कुक, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू hold the knife, hold the your palettes, और उसको ये पता होता है कि ये अगर चीज़ है इसको किस चीज़ के अंदर रख के प्रेजेंट करना है। अगर तो मेरा केक है, मैंने उसे उठा के, आई एम सॉरी स्टैंड यहाँ पे राइट नाउ नहीं है, लेकिन केक की जो एक अपनी प्रेजेंटेशन, अगर यही केक एक स्टैंड पे रखा होता तो ये मतलब
खुद लोगों को अपनी तरफ जो है जैसे कि attract हमने कर रहा होता। जो है वो होटल्स में देखा है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में देखा है, जहाँ इनकी बात से मुझे याद आया वहाँ केक स्टैंड्स पे रखे होते हैं, तो ये उसकी एक प्रेजेंटेशन होती है। अगर राइस है तो उसकी अपनी एक प्रेजेंटेशन है, मीट है तो उसकी अपनी एक प्रेजेंटेशन है। शेफ क्या एक कुक से यूं भी मुख्तलिफ होता है कि कुक सिर्फ खाना बना रहा होता है, शेफ खाना इजाद कर रहा होता है? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखें, कुक भी ऑलमोस्ट वही काम कर रहे होते हैं जो शेफ़ कर रहे होते हैं, बिकॉज़ ये एक लर्निंग प्रोसेस है। अच्छा। ठीक है, अगर मेरी आप बात करें तो मैं 25 ईयर से अगर पका रही हूँ तो 25 ईयर्स पहले जो मैं बना रही थी वही चीज़ अब आप अगर मेरी मतलब टेस्ट करें, ऑब्वियसली मैंने भी लर्न किया। ठीक है, और उसके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस की, क्योंकि आप जाते हैं उस तरफ कि आप अच्छे से अच्छा करके दिखाएं और टेस्ट को आप डेवलप करते रहें। जैसे आप लर्न कर रहे होते हैं वैसे आप डेवलप भी कर रहे होते हैं। तो जो कुक और शेफ़ होता है, कुक भी उतना ही शायद अच्छा काम करे, बल्कि मैंने बहुत सारी जगहों पे रेस्टोरेंट्स में मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि कुक जितना अच्छा काम कर रहे होते हैं उतना शेफ़ अच्छा काम नहीं कर रहे। अच्छा। तो ये भी हो जाता है। ठीक है, आपने बहुत सर्टिफिकेशन ले ली, आपने स्पेशलाइजेशन कर ली, मगर कुछ गॉड गिफ्टेड भी तो होता है ना। अगर वो आप में नहीं है और दूसरे बंदे में है तो पहला तो फेलियर आपका यही हो गया। ठीक है, फिर होती है डेडिकेशन। देखें, ये चीज़ आपने किसी भी प्रोफेशन को आप उठा लें, अगर आपके पास डेडिकेशन नहीं है, आप पैशनेट नहीं हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर मैं अपने काम में डेडिकेशन से स्टार्ट ही नहीं कुक करना शुरू करूँगी तो मेरी रेसिपी में मज़ा आ ही नहीं सकता। ये तो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से लर्न कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जो शेफ़ होते हैं ना होटल्स में, वो कहते हैं ना लकीर के फ़कीर। तो क्योंकि उनको उसी चीज़ को लेके चलना होता है। क्योंकि few of my friends they are professional chef, तो वो ये कहने लगी कि हम वहाँ पे अपनी नहीं चला सकते। उन्होंने कहा आपने ये करना है तो हमने यही करना है, मतलब हर चीज़ कैलकुलेटेड है। एग्जैक्टली। तो वो उनका एक बजट होता है, उनकी कैलकुलेशन होती है, तो उनको टाइम ड्यूरेशन है, उनको सारा ये इस तरह से करना है। तो अगर जहाँ पे क्रिएशन की बात आती है, जैसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, तो क्योंकि फिर हमको फिर तब मौका मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे हम अपनी नहीं चला सकते। जैसे घर में हम अपनी चला लेंगे, या मैंने डिश बनाई है, मैं अपने घर की जो है वो होम शेफ हूँ, मैंने अपनी मर्जी से कर लिया, लेकिन वहाँ ये नहीं कर सकते। प्रेजेंटेशन कितनी ज़रूरी होती है किसी भी खाने के लिए? एक छोटी सी बात कहूँगी इसके ऊपर कि प्रेजेंटेशन हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर कभी ऐसा हो कि आप घर जाएं और अम्मी वहीं से प्लेट दें, ये लो बेटा खाना खा लो, तो आपको ये क्या है, लेकिन अगर वही चीज़ खूबसूरती साथ उसका फ्लेवर क्या है, अपार्ट वो तो बात की बात है। जब वो इस तरीके से रखी होगी तो वो क्या होते हैं, आपके जो हंगर जो वो होते हैं ना, उनको बढ़ाते हैं। तो जब देखता है, जो खुशबू आती है, जब वो उसकी प्रेजेंटेशन देखता है, तो वो आपका दिल करता है उसको खाने के लिए। तो क्या आप क्या बता रही थी शेफ साहिबा? मैं ये बताना चाह रही थी, मैंने कहा देखें, वो कहा जाता है ना, यू ईट फ्रॉम योर आइज। अच्छा। तो मैंने आके अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि आई थिंक आप को ना अभी मुंह में वो सारे टेस्ट बड्स आना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ने, ब्रेन ने ये मैसेज भेजा कि भाई अब स्टार्ट वर्किंग, कि अब हमने इसको खाना। अच्छा, मैं अपनी बात करूँ ना पर्सनली, तो मुझे सबसे पहले मैं खाने को देखता हूँ। अगर वो दिखने में अच्छा लग रहा होता है तो मैं कहता हूँ, मतलब मैं खुद बिलीव कर लेता हूँ कि यार ये खाने में भी अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, इसका मुझे यकीन है। और अभी हम टेस्ट भी करेंगे यहाँ। और आपने जो डिशेस बनाई है उसमें क्या नई बात है वो तो खाने के बाद पता चलेगा। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और वर्ल्ड शेफ डे की आप लोगों को मुबारकबाद भी है। और हम चाहते हैं कि अब ख़वातीन या जो भी हमारे मर्द हजरात भी अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो जैसे शेफ़ साहिमा ने कहा कि पूरी डेडिकेशन के साथ आपने अपना काम करना है और फिर आपने इस तरह की नई नई डिशेस बनाकर बार बार हमारे पास आना है, ताकि हम उन्हें लोगों तक भी पहुँचाएँ और टेस्ट भी करें। मुख्तलिफ कल्चर के खाने अब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। हमने देसी खाने भी हम खाते हैं, मगर उसके साथ फिर एक टाइम आया कि जनाब चाइनीज़, अब कोरियन जो है वो ट्रेंड कर रहा है।
हम जब मिठाइयों की तरफ जाते हैं, मीठे की तरफ जाते हैं, तो बहुत सारी पेस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे केक्स हैं, उसकी तरफ हम आते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि अब इस तरह के मज़े के जो खाने हैं वो यूं ही हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहें, ताकि हमें पता चले कि जनाब नई नई चीज़ें होती क्या हैं। आज अपने इस शो में हमने इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करने की कोशिश की और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये दिलचस्प मालूमात भी होगी और आपको ये तमाम चीज़ें जानकर अच्छा भी लगा होगा। अपने होस्ट को साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी।